एप-6 पुराने दुश्मन से सामना। विक्रम अपने सामने खड़े कैडेट को देख रहा था, तभी कमांडर की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो चौहान? खाना कौन बनाएगा? कमांडर की आवाज सुनकर विक्रम को और गुस्सा आ गया। धीरज को आज पहली बार उसने यहाँ देखा था। इसका मतलब धीरज नया कैडेट था जो ट्रेनिंग शुरू होने के 10 दिन बाद आया था। अगर उसे ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की इजाजत थी तो विक्रम को क्यों नहीं? धीरज तो सचमुच किसी बड़े अफसर का रिश्तेदार था। अगर यह बात विक्रम को मालूम थी तो कमांडर को तो जरूर मालूम होगी, फिर उन्होंने धीरज से सवाल क्यों नहीं किए? क्या उसकी रिश्तेदारी से कमांडर को गुस्सा नहीं आ रहा? विक्रम के चेहरे पर आक्रोश देखकर कमांडर ने आदेश दिया, जाओ और जाकर वो काम पूरा करो जो तुम्हें सौंपा गया है। उद्धरण। विक्रम जानता था कि कमांडर से कुछ कहने का फायदा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। उस समय वो नहीं देख पाया कि धीरज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। किचन में जाकर विक्रम खाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसका ध्यान धीरज में ही था। धीरज ने उसके साथ ही पहली ट्रेनिंग शुरू की थी। वो अफसर वाले हिस्से में था और विक्रम सिपाहियों के साथ रहता था। शुरू से ही धीरज को सब पर धौंस जमाने की आदत थी। जब सबको पता चला कि उसके पिता इतने सीनियर अफसर है तो उसके आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ये देखकर धीरज का घमंड दिन ब दिन बढ़ने लगा। वो अपने आप को ट्रेनिंग कैंप का बादशाह समझने लगा था। सिपाहियों के लिए तो वो एक क्रूर बादशाह था। कभी उनका खाना छीन लेता, कभी उन्हें अपने कपड़े धोने को कहता और कभी जूते साफ करने को कहता। अक्सर वो अपने हिस्से का काम सिपाहियों से करवाता था। जरा सी गलती होने पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता था। अगर हिम्मत करके कोई उसकी शिकायत करने जाता तो कैंप का कमांडर उस शिकायत को नजरअंदाज कर देता था। धीरज के पिता का रुतबा उसकी सब गलतियों पर पर्दा डाल देता था। एक बार इंस्पेक्शन के दौरान बाहर से आए सीनियर अफसर ने 2 सिपाहियों से उनकी चोटें देखकर सवाल किए। उनमें से एक सिपाही धीरज से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने धीरज की शिकायत कर दी। क्योंकि ये बात सबके सामने हुई थी, इसलिए इंस्पेक्शन करने वाले अफसर ने वहीं पर धीरज को बुलाकर वार्निंग दी। धीरज के अहंकार पर यह बहुत बड़ा आघात था। अगले ही दिन उस सिपाही को बुलाकर धीरज ने उसके जख्मों पर और चोट पहुंचाने की कोशिश की। मेरी शिकायत करने की सजा तो तुझे मिलेगी। दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि धीरज अवस्थी के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब क्या होता है। जब विक्रम ने उसे ऐसा करते देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने धीरज को बहुत मारा। ये बात धीरज की पिता तक पहुंची तो उन्होंने विक्रम को फौज से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्शन करने वाले अफसर और कुछ और लोगों ने उन्हें समझाया, फौज से निकालने के लिए इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी। सर, अगर इंक्वायरी हुई और सभी सिपाहियों ने धीरज का नाम ले दिया तो विक्रम के साथ साथ धीरज को भी फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा। उद्धरण। धीरज की हालत देखकर उसके पिता मुकेश अवस्थी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब मेरे बेटे की ऐसी हालत करने वाले को छोड़ दूं? नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उद्धरण। किसी ने कहा, उसे पहाड़ी वाली बॉर्डर पोस्ट पर भेज दीजिए। उद्धरण। किसी ने सुझाव दिया, वहां 3-4 साल रहने के बाद सबको पता चल जाएगा कि विक्रम को किसी केस की सजा के तौर पर वहां रखा गया था। केस याद नहीं रहेगा सर, लेकिन कोई कमांडर विक्रम को अपनी यूनिट में नहीं बुलाना चाहेगा। उद्धरण। ये सुनकर मुकेश अवस्थी के दिल को शांति मिली। उन्होंने अगले ही दिन विक्रम की पोस्टिंग का ऑर्डर निकलवा दिया। आज भी इस बात को याद करके विक्रम का खून खौल जाता था। अगर उसका धीरज को मारना गलत था तो धीरज का दूसरे सिपाहियों को मारना उससे भी ज्यादा गलत था, लेकिन सजा सिर्फ उसे मिली और अब फिर से वही हो रहा था। उसे 3 दिन देर से आने के लिए ट्रेनिंग से दूर रखा जा रहा था, पर धीरज को 10 दिन बाद आकर भी सब कुछ करने की अनुमति थी। धीरज की रिश्तेदारी किसी को नजर नहीं आती क्या? उसने गुस्से में जोर जोर से प्याज काटते हुए खुद से पूछा। लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। विक्रम ने खुद को यही बोलकर समझाया कि यहाँ वो धीरज की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर अपनी नजर रखेगा। थोड़ी देर बाद धीरज कमांडर के ऑफिस में खड़ा था। लेफ्टिनेंट धीरज अवस्थी, क्या तुम चौहान को जानते हो? कमांडर ने पूछा। धीरज के हाव भाव और तरीका किसी कैडेट के जैसा बिल्कुल नहीं था। हंसते हुए वो कमांडर की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चौहान से मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है सर। उद्धरण। अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। कमांडर मन ही मन सोचने लगा, लेकिन मैंने तो उसे बॉर्डर की ठंडी चौकी पर भिजवाया था। वो यहाँ कैसे पहुँच गया? एक मामूली सिपाही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में कैसे आ सकता है? सिपाही? कमांडर ने हैरानी से कहा, वो सिपाही नहीं, लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान है। उद्धरण। क्या? ये सुनकर धीरज झटके से खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पापा से कहकर ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही उसे बॉर्डर की पहाड़ी वाली चौकी पर पोस्ट करवा दिया था। उस चौकी पर तो कोई एक्शन भी नहीं होता, फिर विक्रम को प्रमोशन कैसे मिला, वो भी इतनी जल्दी? ये क्या माजरा है कमांडर? दरअसल पहाड़ी वाली चौकी पर हुए दुश्मन के हमले की खबर को छुपा कर रखा गया था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच जाती कि पड़ोसी देश ने हमारी सरहद पार करके एक पूरी चौकी जलाकर खाक कर दी, तो देश में बवाल मच जाता। इसलिए ये खबर सिर्फ कुछ लोगों को मालूम थी। ट्रेनिंग सेंटर का कमांडर और धीरज उन लोगों में शामिल नहीं थे।
उम्र और ओहदे में कमांडर धीरज से बहुत बड़ा था। सर की बजाय अपने लिए उसके मुंह से कमांडर सुनना उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरज अवस्थी फौज के एक बहुत बड़े अफसर मुकेश अवस्थी का बेटा था। मुकेश अवस्थी से सीनियर सिर्फ एक आदमी था और वो थे सेना के चीफ। धीरज हमेशा से अपने पिता के रुतबे का फायदा उठाता आया था और इसी वजह से आज वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए आ पहुंचा था। धीरज या उसके पिता से कुछ भी कहकर कमांडर अपने लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता था, इसलिए चुपचाप धीरज को ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। लेकिन अब विक्रम के बारे में जानकर कमांडर भी सोच में पड़ गया। अगर वो सचमुच इतने कम समय में इतना बड़ा प्रमोशन लेकर आया है तो कोई बात जरूर होगी। क्या विक्रम किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा था या वो यहाँ किसी मिशन पर आया है? नहीं, यहाँ आना कोई मिशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे बताया जाता। कमांडर ने अपने आप को दिलासा दी। अपने सवाल का कोई जवाब न पाकर धीरज ने जोर से पूछा, आप मेरी बात सुन रहे हैं या अपने आप से बात किए जा रहे हैं? मुझे बताइए विक्रम यहाँ कैसे आया? कमांडर ने कंधे उचकाए। मुझे बस इतना पता है कि कैंप शुरू होने के 3 दिन बाद लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान को यहाँ कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। उद्धरण। थोड़ी देर सोचने के बाद धीरज ने पूछा, वो ट्रेनिंग के लिए आया है तो सबसे अलग क्यों खड़ा था? और खाना बनाने की ड्यूटी, ये ड्यूटी आपने दी है ना? एक लंबी सांस लेकर कमांडर ने धीरज को पूरी बात बताने के बाद कहा, उसकी चिट्ठी देखकर मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आया था, इसलिए किचन में ड्यूटी पर लगा दिया। मुझे लगा वो ये काम नहीं कर पाएगा और मुझे उसे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन पहले दिन से ही चौहान मुस्तैदी से सबके लिए खाना बना रहा है और बहुत अच्छा खाना बनाता है। उसने किसी बात के लिए शिकायत नहीं की, ना मुझसे कोई सवाल किया। मैं चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं निकाल पाता। आज पहली बार मैंने उसे इतने तहस में देखा, वरना वो ऐसे रहता है जैसे यहाँ है ही नहीं। उद्धरण। धीरज को अब विक्रम पर गुस्सा ही नहीं था बल्कि उससे ईर्ष्या भी हो रही थी। क्या आप कोई इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से निकाल नहीं सकते? मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया ना, वो चुपचाप सारे काम कर रहा है। उसे निकालने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। रही बात ट्रेनिंग की, तो उसे मेरी क्लास में आने की इजाज़त नहीं है। 3 महीने यहाँ रहने के बाद भी वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तुम फिक्र मत करो। उद्धरण। कमांडर ने धीरज को समझाया, लेकिन उसे देखकर जो मेरा माथा घूम जाता है उसका क्या करूं? धीरज ने गुस्से में अपनी हथेली पर दूसरे हाथ से मुक्का मारा। अचानक कुछ सोचकर उसका चेहरा चमकने लगा और उसने कमांडर से पूछा, ट्रेनिंग में कैडेट्स को चोट लगना तो आम बात है ना? विक्रम को भी हल्की या गहरी कोई चोट लग सकती है। कभी कभी तो ट्रेनिंग के दौरान हादसा होने से कैडेट की मौत भी हो जाती है। उद्धरण। वो खुद ये काम कर चुका था, इसलिए दोबारा किसी को चोट पहुंचाने में उसे जरा भी अड़ा नहीं था। कमांडर ने तेजी से हाथ हिलाकर उसे आवाज नीचे करने के लिए इशारा किया और फुसफुसा कर कहा, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मेरी गर्दन पर फंदा कसेगा। उद्धरण। धीरज ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। कितना डरते हो आप? मुझे पापा को कहना पड़ेगा कि अब आप में हिम्मत और बहादुरी नहीं रही, इसलिए आगे से आपकी पोस्टिंग छोटी चौकियों पर ही होनी चाहिए। उद्धरण। कुछ देर चुप रहने के बाद कमांडर ने मजबूरी में कहा, लेकिन जो भी करना ऐसे करना कि मुझ पर कोई उंगली ना उठे। उद्धरण। धीरज हंस पड़ा। सच कहूं तो आपके लिए पापा ने प्रमोशन का इंतजाम किया है, बस मेरी ट्रेनिंग अच्छी तरह करवा दीजिए, फिर पापा आपका जरूर ख्याल रखेंगे। उद्धरण। कमांडर का चेहरा खिल उठा। मेरे होते हुए तुम ट्रेनिंग की फिक्र बिल्कुल मत करो। उद्धरण। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, कमांडर ने रौब से कहा। स्टोव का मैनेजर धीरज को देखकर हिचकिचाया। कमांडर ने गर्दन हिलाकर उसे बोलने की इजाजत दी। सर, लेफ्टिनेंट विक्रम ने गन के लिए बुलेट्स मांगी है, क्या हम उन्हें दे सकते हैं? मैनेजर ने कमांडर से पूछा। धीरज गुस्से में बोल पड़ा, ऐसे कैसे बुलेट दे सकते हैं? टॉफी समझ के रखा है क्या? अगर उसकी गोली से किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेवार होगा? मैनेजर ने सवालिया नजरों से धीरज की तरफ देखा और सोचा, कौन है ये जो कमांडर की तरफ से ऑर्डर दे रहा है? कैंप में तो कैडेट की तरह खड़ा था और यहाँ कमांडर के सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। कमांडर भी इसके व्यवहार से नाराज नहीं लग रहे, पता नहीं कौन है। उद्धरण। उसकी बात पर ध्यान न देते हुए मैनेजर कमांडर के आदेश का इंतजार करता रहा। अगर कोई और दिन होता तो कमांडर भी साफ इनकार कर देता, क्योंकि विक्रम की ट्रेनिंग से उसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस वक्त उसे विक्रम के बारे में ही नहीं धीरज के लिए भी सोचना था। धीरज विक्रम को रास्ते से हटाना चाहता था और जैसा उसने बाहर मैदान में देखा था, विक्रम का गुस्सा भी धीरज के लिए कम नहीं था। अगर दोनों की लड़ाई हो और ऐसे में गोली चल जाए तो सबका काम आसान हो सकता था। कमांडर को ख्यालों में खोया देखकर मैनेजर ने फिर से अपना सवाल दोहराया। ठीक है, कमांडर ने सांस छोड़कर कहा, लेकिन आज नहीं, मैं बताऊंगा उसे बुलेट्स कब देनी है। उद्धरण। मैनेजर दरवाजा बंद करके वापस चला गया। धीरज तुनक कर कमांडर की तरफ मुड़ा। ये क्या किया आपने? जब मैंने मना कर दिया था तो अपने इजाजत क्यों दी? वो कल का सिपाही आज हमारे साथ खड़ा होकर गन चलाएगा, इतनी औकात है उसकी?
कमांडर ने उसे समझाया, तुम हर बात को ऊपर ऊपर से समझते हो, उसकी गहराई में नहीं जाते। मैंने जो भी किया उसका फायदा तुम्हें ही होने वाला है। उद्धरण, क्या मतलब? धीरज ने आंखों सिकोड़कर पूछा। मतलब ये कि बंदूक में गोली होगी तो चलेगी, और चलेगी तो किसी को लग भी सकती है। गोली लगने वाला तो मरता ही है, लेकिन जिसने चलाई है वो भी कातिल बन जाता है। मरना उसको भी पड़ता है। कमांडर ने गोलमोल शब्दों में अपनी बात धीरज के आगे रख दी। उसकी बात सुनकर धीरज सोच में पड़ गया, फिर उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान लौट आई। कमाल का प्लान है कमांडर। ये कोई जंग का मैदान नहीं है जहां बिना सोचे दुश्मन पर गोलियां बरसाई जा सकती हैं, लेकिन हादसा होना भी अनसुनी बात नहीं है। अगर उसके हाथ से गोली चली तो वो कातिल बनकर मरेगा, और अगर खुद किसी की गोली का शिकार बन गया तो आप उसे हादसा कहकर एक रिपोर्ट में बंद कर देंगे। उद्धरण, बिल्कुल, अब जाकर तुम्हें बात समझ आई है। कमांडर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आखिर क्या प्लान था कमांडर का? क्या धीरज का इरादा कामयाब हो पाएगा? क्या इस ट्रेनिंग कैंप में सभी विक्रम के दुश्मन थे? कैसे बचा पाएगा वह अपने आप को इस शचल से सुनिया आयरन मैन के साथ? एप 7 एक खामोश हमला। विक्रम स्टोर मैनेजर के पास पहुंचा और उसने मैनेजर से पूछा, आपने बुलेट्स देने की बारे में बात की कमांडर से? मैनेजर ने अफसोस के साथ अपना चेहरा उठाया और विक्रम से कहा, मैंने पूछा था, कमांडर ने बुलेट्स देने के लिए मना किया है और कहा। उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही विक्रम गुस्से में वहां से निकल गया और जाकर किचन में बैठ गया। जब से उसने धीरज को देखा था उसका दिमाग वैसे ही गर्म था, और अब कमांडर का अपनी बात से पलटना। उन्होंने तो पहले दिन कहा था कि विक्रम ट्रेनिंग का सामान इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो गन नहीं चलाएगा तो शूटिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी? करिश्मा ने उसे गन के बारे में जुबानी सब कुछ समझाया था, लेकिन निशाना लगाना सीखने के लिए तो गन में बुलेट्स चाहिए थी। विक्रम सोचने लगा, ये कैसा ट्रेनिंग सेंटर था? जब कुछ सीख ही नहीं सकता तो उसे यहाँ भेजा ही क्यों गया? सिर्फ खाना बनाने के लिए? कमांडर से कुछ कहने का मतलब है उन्हें फिर से अपने ऊपर चिल्लाने का मौका देना, लेकिन विक्रम सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। अगर यहाँ किसी को उसकी परवाह नहीं है तो उसे भी सबके लिए फिक्र करने का शौक नहीं था। विक्रम ने हाथ में बंदी घड़ी में वक्त देखा। जल्दी ही दोपहर के खाने का समय होने वाला था। उसने उठकर अपने लिए जल्दी से थोड़ा खाना बनाया और खाकर जंगल की तरफ चल पड़ा, बिना बाकी लोगों के लिए कुछ बनाए। जिसे खाना होगा खुद बना सकता है, उसने बेपरवाही से सोचा। जंगल में पहुंचकर विक्रम ने सबसे पहले पेड़ों के बीच से तेजी से दौड़ना शुरू किया। जो रास्ता वो पिछले हफ्ते तक 1 घंटे में तय करता था, आज 40 मिनट में तय कर लिया। फिर उसने पेड़ की तने पर तब तक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की जब तक उसकी उंगलियां अकड़ नहीं गई। हाथों पर लगे खून को साफ करने के बाद उसने कुछ वक्त आंखें बंद करके ध्यान में गुजारा। अपने दादा से सीखा ध्यान लगाने का ये तरीका विक्रम की हर कदम पर मदद करता था। जब हाथ का दर्द ठीक हो गया तो उसने तब तक अलग अलग तरह के अभ्यास किए जब तक दिन का उजाला अंधेरे में नहीं बदल गया। जैसे ही विक्रम वापस कैंप में पहुंचा, एक कैडेट ने आवाज लगाई, अब आए हो तुम? पता है कमांडर कितने नाराज हैं। सबसे पहले उनके पास जाके रिपोर्ट करो। उद्धरण, विक्रम जानता था उसके लौटने पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो कमांडर का सामना करने के लिए तैयार था। कहाँ थे तुम पूरा दिन चौहान? कमांडर उसे देखते ही गुस्से से चिल्ला पड़ा, न तुम्हें अपना फर्ज याद रहता है, न किसी अनुशासन को मानते हो। तुम्हारी वजह से आज कैंप में किसी को खाना नहीं मिला। क्या तुम चाहते हो सब भूखे मर जाएं? उसकी बात से बिना विचलित हुए विक्रम ने शांति से कहा, फर्ज आप भूले हैं सर, मैं नहीं। पहले ही दिन से आपने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर आपने मुझे ट्रेनिंग देने से मना किया। मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझे अकेले सबका खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मैंने हर दिन उसे पूरी शिद्दत से निभाया। जब मैं यहाँ आया आपने कहा था मैं आपकी क्लास में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की, पर आपने ये भी कहा था कि मुझे जो सामान चाहिए मिल जाएगा। फिर भी आज आपने बुलेट्स देने से मना कर दिया। मेरी और आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, फिर आप मेरे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं? कमांडर के कुछ कहने से पहले विक्रम को धीरज की तेज आवाज सुनाई पड़ी, तुम अपने आप को समझते क्या हो? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो धीरज भी कमरे में था, पर दूसरी तरफ होने के कारण उसे नजर नहीं आया था। विक्रम ने ठंडे स्वर में उससे कहा, मुझे तुम्हारी दादागिरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कमांडर सर से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। उद्धरण, धीरज तेजी से आगे आया और उसके सामने खड़े होकर चिल्लाया, ये तरीका होता है कमांडर से बात करने का? जानते हो उनका रैंक क्या है? तुम सिपाही हो, अफसर बन के पैदा हुए 4 दिन भी नहीं हुए और कमांडर से सवाल करते हो। तमतमाते हुए धीरज ने कमांडर को देखा, अगर आप एक बार सिर हिला दें तो मैं अभी इस बदतमीज को इसकी सही जगह दिखा दूं। उद्धरण, ये एक फौजी कमांडर का ऑफिस है, कॉलेज की कैंटीन नहीं जहां तुम दोनों हाथापाई करोगे। कमांडर जोर से दहाड़ा। फिर उसने विक्रम को देखकर पूछा, क्या मतलब है इन सब बातों का? तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में रहना है या नहीं? विक्रम अब भी शांत था। मैं रहने के लिए ही आया था सर, लेकिन आपको शायद मेरा यहाँ रहना मंजूर नहीं। आपकी वजह से मेरा यहाँ रुकना मुश्किल लगने लगा है।
उद्धरण, विक्रम जानता था उसे कमांडर से बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये भी जानता था कि मिलिट्री कैंप से अगर कोई खुद निकलता है तो वहाँ के ट्रेनिंग कमांडर को इसका जवाब देना पड़ता है। कैडेट के इस फैसले के लिए कमांडर को जिम्मेदार समझा जाता है और विक्रम को यकीन था कमांडर अपना नाम खराब नहीं होने देगा। फिर भी अगर उसे यहाँ से जाना पड़ा तो उसे दुख नहीं था। यहाँ रहकर उसने खुद ही ट्रेनिंग की प्रैक्टिस की थी, वो तो कहीं भी की जा सकती थी। विक्रम का अंदाज़ा सही निकला। कमांडर की आंखों में घबराहट तैरने लगी। ट्रेनिंग कैंप में सख्ती से पेश आना एक बात है, लेकिन किसी को ट्रेनिंग देने से साफ इनकार करना उसकी ज्यादती थी। नफरत की वजह से उसने विक्रम के साथ जो किया वो पूरी तरह से सही नहीं था, और अगर विक्रम सचमुच किसी बड़े अफसर की सिफारिश से आया था तो कमांडर किसी सीनियर की दुश्मनी नहीं चाहता था। लेकिन अगर अब उसने विक्रम को ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कहा तो उसकी साख काम हो जाएगी। विक्रम कमांडर के चेहरे के भावों से उसकी कश्मकश समझ रहा था। उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी, फिर सादा चेहरा बनाकर कहा, मैं यहाँ अपने सीनियर्स के ऑर्डर पर आया हूँ सर। वापस जाकर मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर मुझे प्रैक्टिस के लिए यहाँ सारे उपकरण और गोलियाँ मिलती रहेंगी तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 3 महीने का अपना कोर्स पूरा करके ही जाऊँ। मुझे सबके लिए खाना बनाना भी मंजूर है, बस मेरी प्रैक्टिस में कोई रोड़ा न अटकाए। उद्धरण, उसने आखिरी बात कहने के बाद तिरछी नज़रों से धीरज की तरफ देखा। कमांडर की आंखें चमक उठी, पर उसने बिना खुशी जाहिर किए कहा, तुम्हें बुलेट्स देने के लिए मना नहीं किया गया। कैंप का रूल है कि गोलियां सब कैडेट्स को एक साथ दी जाएंगी। 2 दिन खाली गन के साथ ट्रेनिंग होगी, फिर जब बाकी सबको राउंड्स के डिब्बे दिए जाएंगे तो तुम्हें भी मिलेंगे। बिना बात को समझे तुम किचन की ड्यूटी छोड़कर भाग गए। तुम्हारी वजह से किसी को खाना नहीं मिला, गलती तुम्हारी है। उद्धरण, विक्रम ने मन ही मन सोचा, क्या मेरे अलावा कोई इस काबिल नहीं है कि एक टाइम का खाना भी बना सके? मेरे आने से पहले ये लोग क्या करते थे? लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं, बल्कि कमांडर की इज्जत रखते हुए सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उद्धरण, कमांडर ने आदेश दिया, तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं। आगे से ध्यान रखना, अब जाओ और फटाफट रात के खाने की तैयारी करो। विक्रम के जाने के बाद कमांडर ने राहत की सांस ली। सब कुछ अपने आप आसानी से सुलझ गया था। तभी धीरज की आवाज ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, आपको लगता नहीं ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। पहले धमकी दे रहा था, फिर माफी मांगने लगा। उद्धरण, कमांडर ने देखा तो बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए धीरज अपनी ठोड़ी खुजा रहा था। एकदम से वो कमांडर की तरफ मुड़ा, आपको इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करना चाहिए था। पूरे कैंप को भूखा रखने की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। उद्धरण, कमांडर समझ गया कि धीरज बदला लेने की कोई तरकीब सोच रहा है। उसने पूछा, क्या करना चाहते हो तुम? धीरज उत्साहित हो गया, लड़के मैं तैयार कर लूंगा। आज की रात गलती का सबक सिखाने के लिए उसकी धुलाई होनी चाहिए। उद्धरण, कमांडर ने कहा, इतना मत मारना कि वो मर जाए। कमांडर के पास उसकी बात ना मानने का विकल्प नहीं था। धीरज ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना भी जालिम नहीं हूं कि उसे जान से मार दूं। धीरज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। कमांडर जानता था कि धीरज के लिए कोई भी हद पार करना बड़ी बात नहीं थी। अपने पिता की वजह से उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन इस वक्त वो कमांडर के कैंप में था और अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसे संभालना सबसे पहले कमांडर की ड्यूटी थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसी नौबत ना आए। धीरज मैदान में पहुंचा जहां कुछ कैडेट्स कसरत कर रहे थे। उनमें से एक के पास जाकर धीरज ने धीरे से पूछा, खाली पेट इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? धीरज को सभी जानते थे, इसलिए सब उससे अदब से पेश आते थे। कैडेट ने जवाब दिया, भूख तो लगी है पर क्या कर सकते हैं, पता नहीं चौहान रात का खाना भी बनाएगा या नहीं। उद्धरण, धीरज ने इशारे से 2 और कैडेट्स को अपने पास बुलाया, रात का खाना मिल भी जाए तो दोपहर के लिए विक्रम को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? ऐसे कैसे बिना कुछ कहे गायब हो गया? तुम लोगों के बारे में सोचा तक नहीं। उद्धरण, एक कैडेट ने पेट पर हाथ फिराते हुए कहा, हमसे ज्यादा कसरत तो चूहे कर रहे हैं पेट में। अगर पता होता विक्रम दोपहर को खाना नहीं देगा तो मैं सुबह और ज्यादा खा लेता। उद्धरण, धीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसा कर कहा, ये जरूरी है कि विक्रम को उसकी गलती के लिए सजा दी जाए। बिना कुछ कहे छोड़ दिया तो वो फिर से ऐसा कर सकता है। तुम तीनों कैंप में सबसे समझदार लगते हो, क्या तुम उसे सबक सिखाने में मेरा साथ दोगे? एक कैडेट ने घबरा कर इधर उधर देखा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कमांडर को पता चला तो हमारी आफत आ जाएगी। उद्धरण, धीरज ने उसे समझाया, कमांडर भी भूखे हैं इसलिए वो खुद बहुत गुस्सा हैं, लेकिन वो ड्यूटी से बंधे हैं। उन्होंने मुझे इजाजत दी है इस काम की। उद्धरण, दूसरे को अब भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो? खुद विक्रम ने ही शिकायत कर दी तो हम फंस जाएंगे। अगर हमें कैंप से निकाल दिया तो क्या करेंगे? धीरज ने उन्हें लालच दिया, अब तुम तीनों मेरे साथ हो, कुछ भी करो तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। जानते हो ना मेरे पापा के बारे में, उनसे कहकर मैं तुम तीनों की इतनी बढ़िया पोस्टिंग करवाऊंगा कि तुम ऐश करोगे।
मैं पापा से कहूँगा तुम तीनों को मेरे साथ ही रखें, क्योंकि अब तो हम दोस्त हैं ना। उद्धरण। धीरज की बातों में आकर तीनों उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। रात को डाइनिंग हॉल में खाना देखकर सभी उस पर टूट पड़े। विक्रम को अंदाजा था, इसलिए उसने ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। कैडेट्स को भूखा रखने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। वैसे भी इनमें से एक भी कैडेट ऐसा नहीं था जिसने उसके साथ कोई हमदर्दी दिखाई हो, बल्कि सभी उस पर ताने कसते थे और मजाक उड़ाते थे। यही सोचकर विक्रम ने दोपहर के लिए किसी को कोई सफाई नहीं दी। खाने के बाद किचन और डाइनिंग हॉल को साफ करके विक्रम खिड़की के रास्ते जंगल में चला गया। जब तक बुलेट नहीं मिलती तब तक अपनी छुरी से तो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर ही सकता हूँ। अंधेरे में दूर के एक पेड़ पर निशाना लगाते हुए उसने सोचा। कुछ घंटे बाद कैंप में सन्नाटा छा चुका था। ट्रेनिंग का मैदान सूना पड़ा था। पूरी वादी अंधेरे में डूब गई थी। हवा में पत्तियों की सरसराहट के साथ साथ कैंप में लगे झंडे के फड़फड़ाने की आवाज़ भी आ रही थी। पूरे दिन की मेहनत और रात के भारी खाने के बाद सभी कैडेट्स बेसुध होकर सोए पड़े थे, सिवाय 3 लोगों के। काले कपड़े पहने 3 लोग साए की तरह खामोश कदमों से किचन की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने अंदर से कोई आहट सुनने की कोशिश की। सब कुछ शांत पाकर वो धीरे से अंदर दाखिल हो गए और विक्रम के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे की खिड़की खुली थी, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। खाली बिस्तर के एक तरफ जमीन पर राशन की खाली बोरियां पड़ी थीं और दूसरी तरफ अनाज के बड़े बड़े ड्रम रखे थे। एक कैडेट ने कहा, इस वक्त कहाँ चला गया? किसी ने उसे हमारे प्लान के बारे में बता तो नहीं दिया? दूसरे की आवाज़ आई, हम तीनों के अलावा सिर्फ धीरज और कमांडर इस प्लान के बारे में जानते हैं। उन दोनों में से कोई विक्रम को आगाह करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्धरण। तीसरे ने सलाह दी, कहीं भी गया हो वापस तो यही आएगा, हम छुपकर इंतजार करते हैं। उद्धरण। रात के करीब 2:30 बजे विक्रम खिड़की से अंदर कूदा। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, ड्रम के पीछे से निकलकर 3 लोगों ने चावल की खाली बोरी उस पर डाल दी और बोरी के मुंह पर कस के रस्सी बांधकर उसे कैद कर लिया। फिर तीनों ने बोरी पर हमला बोल दिया और डंडों से विक्रम को बेतहाशा मारने लगे। अंधेरे कमरे में बोरी में बंद विक्रम को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। न उसे कुछ दिखाई दे रहा था, न सुनाई दे रहा था। इतनी जगह भी नहीं थी कि वो अपने सिर को हाथों से ढक पाता। तभी डंडे का एक तेज प्रहार उसके सिर पर हुआ और विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अचानक हुए इस हमले से विक्रम खुद को बचा पाएगा या धीरज की चाल का शिकार हो जाएगा? क्या होगा इस हमले का अंजाम? सुनिया आयरन मैन के साथ एपेट करिश्मा के बढ़ते कदम। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग कैंप से हजारों मील दूर दिल्ली के एक आलीशान बंगले में करिश्मा आईने के सामने खड़ी थी। सिल्क का नाइट सूट पहने वो अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी। खुली खिड़की से आती हल्की हवा में बालों की लंटें उड़कर बार बार चेहरे पर आ रही थी। खूबसूरत आंखों की लंबी घनी पलकें उसके गोरे गालों पर टिकी हुई थीं। देखने में वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं थी। उसके नाजुक शरीर को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि वो इतने बड़े बड़े मिशन अकेले पूरे कर सकती थी। पिछले मिशन के बाद उसे कुछ दिन की छुट्टी मिली थी और ये समय वो अपने घर पर बिता रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने पास रखा लैंप ऑफ करके करिश्मा ने अलसाए आवाज में कहा, मम्मी मैं सो गई हूँ, कल बात करेंगे। उद्धरण। कुछ देर तक जब कोई आहट नहीं हुई तो उसने फिर से लैंप ऑन कर लिया। शायद उसकी मम्मी वापस चली गई थी। करिश्मा जब से घर आई थी, उसकी मम्मी बार बार शादी की बात उठाती थी। करिश्मा को ना शादी में कोई दिलचस्पी थी, ना अपने मंगेतर में। जब उसके लिए रिश्ता आया था तब करिश्मा एक मिशन पर थी। घर वालों को फौजी खानदान का फौजी लड़का करिश्मा के लिए उपयुक्त लगा तो उन्होंने हाँ कर दी। वापस लौटकर जब करिश्मा ने इनकार किया तो उसके पिता ने समझाया, तू सिर्फ एक फौजी नहीं है बेटा, स्पेशल ब्यूरो की एजेंट है। तेरा काम किसी आम आदमी को समझ नहीं आएगा। इस लड़के का पूरा खानदान हमेशा से सेना में रहा है। वो तुझे और तेरे मिशन को समझेंगे और कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे यकीन है उस घर में तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उद्धरण। मुझे तो यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग भी तो मुझे समझते हो। मैं किसी और घर में जाना ही नहीं चाहती पापा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, करिश्मा ने जिद करते हुए कहा। उसकी मम्मी की आंखों में आंसू भर आए। इतनी मन्नतों के बाद तो तू पैदा हुई थी। एक लड़की के माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटी को दुल्हन बने हुए देखना। क्या तू हमारा ये सपना भी पूरा नहीं करेगी? क्यों मम्मी, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उससे आपको खुशी नहीं हुई? क्या एक लड़की के लिए शादी करना ही सबसे बड़ा मकसद होता है? अपने गुस्से पर काबू पाकर करिश्मा ने पूछा। उसके पापा ने बात को शांत करने की कोशिश की। कैसी बात कर रही है करिश्मा? हमें तुझ पर कितना नाज है तू जानती है। शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम दोनों आपस में मिलो, एक दूसरे को समझो। उसके बाद भी अगर तुझे एतराज हुआ तो मैं उनको मना कर दूंगा। उद्धरण। करिश्मा किसी से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी अगर उसने और बहस की तो उसकी मम्मी का रोना धोना शुरू हो जाएगा।
हार कर उसने अपने घर वालों की बात मान ली और मन ही मन फैसला किया कि एक दो बार लड़के से मिलने के बाद वो कह देगी कि उसे लड़का पसंद नहीं है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और उसके ख्यालों की श्रृंखला टूट गई। वो जवाब दे पाती इससे पहले ही दरवाजा थोड़ा सा खुला और बिना आहट किए एक लड़की अंदर आ गई। टाइट जीन्स और लेदर का कमर तक का काला जैकेट पहने उस लड़की ने अपने बालों की ऊंची पोनी बना रखी थी। इतनी रात को भी उसके खूबसूरत चेहरे पर ताजगी और मुस्तैदी थी। उसको देखते ही करिश्मा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी और उसने बेसब्री से पूछा, क्या पता लगा? जल्दी बता, क्या खबर लाई है? ऊंची हील वाले बूट से ठक ठक करती वो लड़की आकर बिस्तर पर बैठ गई और फिल्मी अंदाज में कहा, ना हिलो ना हाय, ना पानी ना चाय, कम से कम सांस तो लेने दे। उद्धरण। इतना कहकर वो पीछे को बिस्तर पर लुढ़क गई और चैन की सांस ली। अब आया मजा। तेरा बेड तो बहुत आरामदायक है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, हम उसके बाद बात करेंगे। लेकिन आंखें बंद करने से पहले ही करिश्मा की आवाज उसके कानों में पड़ी, सोचना भी मत अंजलि, तू यहाँ रिपोर्ट देने आई है, सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दे। उद्धरण। अंजलि उठकर बैठ गई और होंठ को दांतों से दबाकर कुछ देर करिश्मा को देखा, फिर बोली, शायद तू भूल गई कि मैं तेरे नीचे काम करने वाली फौजी नहीं हूँ जिस पर तू ऐसे हुक्म चला रही है। मैं द ग्रेट अंजलि कपाड़िया हूँ, स्पेशल ब्यूरो की खास सीक्रेट एजेंट, नंबर 1 स्पाई। बचपन की दोस्त के लिए मुफ्त में काम करो, फिर इसकी झाड़ भी सुनो जैसे वो मेरी बॉस है। उद्धरण। अंजलि की बातों का करिश्मा पर कोई असर नहीं हुआ। उसके चुप होते ही करिश्मा ने रौबीली आवाज में कहा, हो गया तेरा, अब काम की बात कर, क्या खबर लाई है? उद्धरण। अंजलि ने मुंह बनाया, तुझे पता है तेरे इसी एटीट्यूड की वजह से सब लोग तुझे बर्फ की बेगम कहते हैं। मुझे भी लगने लगा था कि तू बिल्कुल बर्फ है, बिना फीलिंग्स और बिना अरमानों वाली, लेकिन जब तूने मुझे ये काम सौंपा तो पता चला। उद्धरण। क्या पता चला? करिश्मा ने रूखी आवाज में पूछा। एक शरारत भरी मुस्कान अंजलि के होठों पर तैर गई, यही कि बर्फ की बेगम भी अब पिघलने लगी है। कुछ होने लगा है जो ये अंजलि अच्छी तरह समझ गई। उद्धरण। अपनी सहेली से अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए करिश्मा ने कहा, फिल्मी ड्रामा खत्म हो गया तो बताएगी क्या पता लगाया है तूने? उद्धरण। अंजलि उठकर करिश्मा के पास आए और बताना शुरू किया, उसे ट्रेनिंग सेंटर में तो भेज दिया गया था लेकिन वहां उसे ट्रेनिंग नहीं मिल रही। कमांडर ने सबके लिए 3 वक्त का खाना बनाने का काम उसे सौंप दिया। कोई उसकी मदद नहीं करता, ना कोई उससे बात करता है। तेरा हीरो बेचारा दिन भर खाना बनाता है और फिर थक कर सो जाता होगा। उद्धरण। करिश्मा को हैरानी हुई, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ? अंजलि ने कंधे उचकाए, कमांडर उसे सिफारिशी भर्ती समझता है लेकिन कोई नहीं जानता उसकी सिफारिश किसने की है। शायद ऐसे लोगों के लिए अपनी सारी नफरत कमांडर तेरे हीरो पर ही निकाल रहा है। उद्धरण। और वो चुपचाप ये सब झेल रहा है? करिश्मा ने पूछा। अंजलि ने आंख मारते हुए जवाब दिया, अभी तक चुप था लेकिन आज उसने बगावत कर दी। दोपहर को गायब हो गया और खाना नहीं बनाया। कैंप में हलचल मच गई। दिन ढले जब वो वापस आया तो कमांडर के साथ काफी देर कमरे में बंद था। क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन लगता है युद्ध विराम हो गया। रात का खाना विक्रम ने ही बनाया। उद्धरण। करिश्मा सोच में पड़ गई। अंजलि ने गला साफ करते हुए कहा, एक बात और है। उद्धरण। करिश्मा ने जिज्ञासा से उसे देखा, तेरा मंगेतर भी वहां है? अंजलि ने खुलासा किया। करिश्मा की आंखें आश्चर्य से फैल गई, धीरज वहां क्या कर रहा है? बुरी शक्ल बनाकर अंजलि ने पूछा, पहले तू बता धीरज तेरी जिंदगी में क्या कर रहा है? कोई और नहीं मिला तुझे मंगेतर बनाने के लिए? करिश्मा ने गुस्से से जवाब दिया, मैंने कौन सा अपनी मर्जी से रिश्ता किया है और उस धीरज से तो मैं कभी शादी नहीं करने वाली। जब वक्त आएगा तो पापा को कह दूंगी कि धीरज मुझे पसंद नहीं है। उद्धरण। अंजलि ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, ऐसा ही करना। उस घमंडी और बदतमीज धीरज अवस्थी को मैं तेरे साथ नहीं देख सकती। उद्धरण। मुद्दे की बात कर। धीरज ने विक्रम से कुछ कहा? कोई पंगा हुआ? करिश्मा की उत्सुकता बढ़ने लगी। अंजलि ने सोचते हुए बताया, धीरज कुछ तो कर रहा है। वो काफी देर तक कमांडर के साथ था, विक्रम पर उसका गुस्सा नजर आ रहा है। वैसे तो धीरज सबको परेशान करता है लेकिन विक्रम के लिए उसकी नफरत कुछ अलग लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया कि विक्रम उसका कंपटीशन है? उद्धरण। मतलब? करिश्मा को उसकी बात समझ नहीं आई। अंजलि ने शरारत से जवाब दिया, मतलब ये कि धीरज को पता चल गया वो विक्रम तेरा असली हीरो है, मतलब विक्रम की एंट्री होते ही तेरी लाइफ से उसका पत्ता साफ। प्रेम का त्रिकोण। उद्धरण। करिश्मा ने इनकार में गर्दन हिलाई, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम के बारे में सिर्फ तुझे पता है, धीरज को तो मालूम भी नहीं है कि मैं विक्रम को जानती हूँ। हमारे मिशन की खबर सिर्फ चुने हुए लोगों को है, धीरज उनमें से नहीं है। उद्धरण। अंजलि ने करिश्मा के गाल पर चुटकी भरी, इस बात को मैं प्यार का इजहार समझूं क्या? तू फिर मुद्दे से खिसक रही है। करिश्मा ने याद दिलाया। मजाक छोड़कर अंजलि ने गंभीरता से कहा, वहां पक्का कुछ चल रहा है करिश्मा। ऐसा लगता है सबके सब विक्रम के पीछे पड़े हैं।
धीरज वहां विक्रम के लिए नहीं गया, लेकिन उसे विक्रम से कोई खास दुश्मनी जरूर है। कमांडर तो था ही, उसके पीछे अब धीरज भी दुश्मनी निकालने लगा है। मुझे नहीं लगता इस ट्रेनिंग से विक्रम को कोई फायदा होगा, बस कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। उद्धरण। करिश्मा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तू याद रखना ये बात तेरे और मेरे अलावा किसी तीसरे के कानों तक न जाए। उद्धरण। अंजलि ने इशारे से अपने होठों पर ताला लगाया और आंखें झपका कर हामी भरी। जब करिश्मा ने अंजलि को विक्रम के बारे में पता लगाने के लिए कहा तो उसे बेहद आश्चर्य हुआ था। इससे पहले करिश्मा ने किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अंजलि खुद जाकर विक्रम को देखना चाहती थी, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ये काम वहां राशन लेकर जाने वाले गार्ड से करवाया। जासूस के तौर पर उसके ऐसे बहुत से कॉन्टैक्ट्स थे जो हर जगह की खबर उस तक पहुंचाते थे। आज शाम तक की खबर उसने करिश्मा को पहुंचा दी थी। अंजलि के जाने के बाद करिश्मा ने एक नंबर मिलाया। उधर से एक भारी आवाज आई, आज मेरी याद कैसे आ गई? जरूर कोई ना कोई काम होगा। उद्धरण। करिश्मा ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, मैं क्या सिर्फ आपको काम के लिए फोन कर रही हूँ भैया? और क्या? उधर से जवाब आया। फिर एक जोरदार हंसी की आवाज के साथ सवाल हुआ, अच्छा बता क्या बात है? उद्धरण। करिश्मा ने धीरे से कहा, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में निशाना लगाने की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। इस ट्रेनिंग के लिए मुझसे बेहतर सिखाने वाला आपको कहाँ मिलेगा? उद्धरण। उसकी बात समझते ही दूसरी तरफ से जवाब आया, इतनी सी बात इंतजाम हो जाएगा, जाने की तैयारी करो। उद्धरण। फोन रखकर उसके कजिन ने सोचा, चाचा जी ने जब धीरज से इसका रिश्ता जोड़ा था तो इतनी नाराज थी और अब उससे मिलने कैंप में जाना चाहती है। ये लड़की भी किसी को समझ नहीं आती। उद्धरण। इधर करिश्मा ने खुश होकर अपना सामान लगाना शुरू कर दिया और सोचने लगी, मैं विक्रम पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। लेकिन वो और अंजलि नहीं जानते थे कि जिस वक्त वो बात कर रहे थे उसी वक्त ट्रेनिंग सेंटर में विक्रम पर हमला हो रहा था। बोरी में बंद करके उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। विक्रम ने खुद को बेहोश होने से बचाने के लिए गहरी गहरी सांस लेना शुरू किया। उसने अपने आप को एक बॉल की तरह पूरी तरह से सिकोड़ लिया। तभी उसका हाथ बेल्ट में छुपी छुरी को जा लगा। फौरन छुरी निकालकर उसने पूरे जोर के साथ सामने की तरफ दे मारी। बाहर से घुटी सी दर्द भरी चीख निकली। उन लोगों ने विक्रम को मारना बंद कर दिया और हल्की सी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। विक्रम ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। कदमों की आहट से विक्रम को लगा कि दो लोग एक घायल आदमी को उठाकर वहां से चले गए। वो सांस रोककर इंतजार करता रहा। जब काफी देर तक किसी और के होने का एहसास नहीं हुआ तो उसी छुरी से विक्रम ने बोरी को काट दिया और बाहर निकला। जमीन पर खून फैला हुआ था। लगता है मेरी छुरी ने किसी को गहरी चोट पहुंचाई है, उसने सोचा। उसकी खुद की चोटें भी कम नहीं थी। सिर को छूने पर पता चला कि वहां एक गहरा घाव था। खून से उसके बाल चिपक गए थे। कान और गर्दन पर भी बहुत चोटें आई थी। उसकी कमीज खून से लाल हो गई थी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया तो पैर में भयंकर दर्द हुआ और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसका सिर चकराने लगा और ऐसा लगा जैसे अब वो जरूर बेहोश हो जाएगा। कोशिश करके विक्रम घिसते हुए एक डब्बे के पास पहुंचा। आज दिन में जब उसने पेड़ पर बॉक्सिंग कर करके अपने आप को घायल कर लिया था, तब उसने जंगल से कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां लेकर चोट पर लगाए थे। कुछ जड़ी बूटियां वो अपने साथ ले आया था। तब उसे नहीं पता था ये आज ही काम आने वाली है। पत्तों का रस चोट पर लगाने से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। दीवार के सहारे बैठकर विक्रम ने अपने दादा के बताए तरीके से प्राणायाम करना शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। विक्रम बिना रुके लगातार वो सभी प्रक्रियाएं करता रहा जो उसने अपने दादा और पिता से सीखी थी। जब खिड़की के बाहर अंधेरा छंटने लगा और पक्षियों की आवाज नई सुबह का संदेश लाने लगी, तब विक्रम को भी अपने शरीर में फिर से ताकत महसूस होने लगी। खड़े होकर वो खिड़की तक आया। पैर का दर्द पूरी तरह से गया नहीं था, लेकिन उसे चलने में तकलीफ नहीं हो रही थी। खिड़की के पास लगे छोटे से आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो खून के धब्बे सूख चुके थे, लेकिन चोट के निशान नजर आ रहे थे। विक्रम ने डब्बे से कुछ और पत्ते लिए और नहाने चला गया। वो जानता था गर्म पानी में मिलाकर इनका रस लगाने से निशान भी बहुत जल्दी हल्के पड़ जाएंगे। जब विक्रम नहाकर वापस आया तो मैदान से कमांडर की आवाज आ रही थी। वो कैडेट्स को 1 घंटे की दौड़ पर जाने का निर्देश दे रहा था। यही समय था पता लगाने का कि कौन सा कैडेट दौड़ने नहीं गया, क्योंकि विक्रम के लिए ये जानना जरूरी था कि उस पर हमला करने वाला आखिर था कौन। क्या विक्रम अपने हमलावर को पहचान पाएगा? क्या धीरज का पर्दाफाश होगा? करिश्मा आखिर क्या करना चाहती थी? सुनिया आयरन मैन के साथ एप 9 कैंप में एक हमदर्द। जब विक्रम इस सोच में डूबा था कि हमला करने वाला धीरज था या कमांडर, उसी वक्त एक कैडेट ने डाइनिंग हॉल का दरवाजा खोलकर ऊंची आवाज में पूछा, चौहान तुम हो यहाँ? हाँ, मैं किचन में हूँ, विक्रम ने कहा। कैडेट ने अंदर आकर उसे बताया, कमांडर ने कहा है आज कुछ मेहमान दोपहर के खाने पर आएंगे, इसलिए थोड़ा ज्यादा और अच्छा खाना बनाना। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह। विक्रम ने छोटा सा जवाब दिया, ठीक है। उद्धरण
कैडेट कुछ पल के लिए वही खड़ा रहा, फिर पूछा, बना लोगे ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? विक्रम ने इनकार में सिर हिलाया तो कैडेट चुपचाप वहां से चला गया। विक्रम को हैरानी हुई। दोपहर के खाने के लिए सुबह सुबह निर्देश मिलना उसके लिए पहली बार था। कमांडर ने कभी उसे 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं दिया था, फिर आज सुबह क्यों? तभी विक्रम को ख्याल आया कि शायद कमांडर ने कैडेट को ये देखने भेजा था कि विक्रम जिंदा है या मर गया। हमला करने वालों ने बिना देखे जिस तरह उस पर वार किया था, उसकी मौत भी हो सकती थी, और अगर उसने अपना इलाज नहीं किया होता तो इस वक्त वो उठने की हालत में भी नहीं होता। कैडेट परिस्थिति का अंदाजा लेने के लिए आया था। अगर कैंप का कमांडर ही हमले का मास्टरमाइंड था तो इसके बारे में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। विक्रम इस बारे में सोचना छोड़कर नाश्ता बनाने में लग गया। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने खुद नाश्ता किया। जब उसने पहली बार कैंप में खाना बनाया था और किसी ने उसे साथ खाने को नहीं कहा था, तब से विक्रम ने ये नियम बना लिया कि खाना बनाने के बाद सबसे पहले वो खुद खा लेता था। थोड़ी ही देर में सुबह की दौड़ के बाद सभी कैडेट्स डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए। हमेशा की तरह आपस में बातें करते हुए उन्होंने नाश्ता किया। कमांडर भी बिना उसकी तरफ देखे खाना खत्म करके वापस चला गया। अगर ये लोग दिखाना चाहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो अभी के लिए ऐसा ही सही। इन्हें जवाब देने के लिए मुझे अपने आप को और मजबूत बनाना होगा। ये सोचकर विक्रम पीछे के जंगल में चला गया और कुछ घंटे तक लगातार ट्रेनिंग करता रहा। वापस आने के बाद उसने फटाफट खाना बनाया। कमांडर के कहे अनुसार उसने रोज के खाने के साथ 2 पकवान और बना दिए। सभी कैडेट्स के बैठने के बाद कमांडर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 सैनिक और वर्दी में एक लड़की थी। सांवला रंग और साधारण से नैन नक्श वाली इस लेडी ऑफिसर को विक्रम ने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वो बहुत पहचानी सी लगी। उसने रुककर सबकी तरफ नजर घुमाई और फिर उसकी आंखें विक्रम पर आकर ठहर गई। उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान नजर आए। विक्रम को उन आंखों की तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अगले ही पल वो सभी लोग कमांडर के डाइनिंग रूम में चले गए। जब विक्रम उनके लिए खाना लेकर गया तो लेडी ऑफिसर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वापस किचन में आकर विक्रम सोचता रहा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो इस लेडी ऑफिसर से पहले कभी मिला है। खाना खत्म होने के बाद उसने किचन की सफाई की, फिर जंगल में जाने के लिए अपने हाथों पर पट्टियां बांधने लगा। तभी एक कैडेट दौड़ता हुआ आया, जल्दी चलो, तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया है। उद्धरण। विक्रम को आश्चर्य हुआ क्योंकि इससे पहले उसे कभी ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं बुलाया गया था। कैडेट के साथ दौड़ते हुए जब वो वहां पहुंचा तो कमांडर और लेडी ऑफिसर के सामने सभी कैडेट्स लाइन में खड़े थे। विक्रम को देखते ही लेडी ऑफिसर ने उसे अपने सामने बुलाकर पूछा, प्रैक्टिस के वक्त तुम मैदान में क्यों नहीं हो? प्रैक्टिस से छुट्टी लेने की इजाजत किसने दी? उसकी आवाज सुनकर विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। आवाज थोड़ी भारी थी पर यह लहजा भी उसे पहचाना सा महसूस हुआ। उसके जवाब का इंतजार किए बिना लेडी ऑफिसर ने सबसे कहा, मेरा नाम मेजर साक्षी है। आज से आप सब शूटिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे और कोई कैडेट बिना मेरी इजाजत के ट्रेनिंग छोड़कर नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का निशाना कैसा है। उद्धरण। सभी को खाली गन और गोलियां दी गई। विक्रम ने करिश्मा के सिखाए तरीके से गन को लोड किया। कुछ दूरी पर लकड़ी के पुतले रखे गए थे। हर कैडेट को अपने नंबर के पुतले पर निशाना लगाना था। कुछ ही देर में पूरा कैंप गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब पहला राउंड खत्म हुआ और सभी पुतले चेक किए गए तो किसी का निशाना टारगेट पर नहीं लगा था, लेकिन एक पुतला ऐसा था जिस पर एक भी गोली नहीं लगी थी। साक्षी ने ऊंची आवाज में पूछा, कैडेट नंबर 30 कौन है? विक्रम एक कदम आगे बढ़ा, कैडेट नंबर 30 रिपोर्टिंग मैम। उद्धरण। बाकी कैडेट्स की दबी दबी सी हंसी उसे अपने पीछे सुनाई पड़ी। कमांडर की नजरें भी उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी एक और आवाज आई, मैम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उद्धरण। साक्षी ने आवाज की तरफ देखा तो धीरज हमेशा जैसी कुटिल मुस्कुराहट के साथ विक्रम को घूर रहा था। इजाजत का इंतजार किए बिना उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, इसकी गलती नहीं है मैम, ये बेचारा ज्यादा कुछ जानता नहीं है। सिफारिश पर यहाँ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेने आया है। इसे सिर्फ खाना बनाना आता है, इसलिए किचन की ड्यूटी करता है। इसमें दुश्मन से लड़ने की काबिलियत नहीं है। कभी गन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए ये निशाना नहीं लगा पाया। उद्धरण। विक्रम का साथ देने की आड़ में धीरज ने उसे एक कमजोर सैनिक के रूप में पेश कर दिया। सभी जानते थे कि फौज में कमजोर और डरपोक सैनिक को कोई पसंद नहीं करता। धीरज को जवाब दिए बिना साक्षी ने विक्रम से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? विक्रम ने धीरज की बात दोहरा दी, यही सच है मैम, मुझे कभी गन चलाने का मौका नहीं मिला। मैं सिफारिश पर यहाँ आया हूँ और अब तक मैंने सिर्फ खाना बनाने का काम किया है। उद्धरण। सादे चेहरे से साक्षी ने कहा, ठीक है, अगर गन की ट्रेनिंग तुम्हारे किसी काम की नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उद्धरण। विक्रम को अचानक एक आइडिया आया, मैम मेरे हिस्से की बुलेट्स मुझे मिल जाएगी तो मैं जंगल में निशाना लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, शायद थोड़ा बहुत सीख पाऊँ। उद्धरण। साक्षी ने फौरन उसकी बात मान ली, ठीक है तुम बुलेट्स ले जाओ, जरूरत पड़े तो स्टोर से और ले सकते हो, लेकिन दोबारा यहाँ प्रैक्टिस करने मत आना।
उद्धरण, विक्रम ने कमांडर की तरफ देखा। मुझे बुलेट्स लेने की इजाजत है सर। कमांडर तो पहले ही विक्रम को ट्रेनिंग से दूर रखना चाहता था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। विक्रम बुलेट्स लेकर उसी वक्त जंगल के लिए निकल गया। अकेले में उसने कई गोलियां चलाई लेकिन एक भी सही निशाना नहीं लग पाया। आज तो पहला ही दिन है, अब मैं रोज निशाना लगाने की प्रैक्टिस करूंगा। उसने अपने आप को दिलासा दी और कैंप में वापस लौट आया। रात के खाने के लिए सभी कैडेट्स हाल में जमा थे। कमांडर, साक्षी और बाकी 2 लोगों के साथ अंदर वाले कमरे में बैठे थे। विक्रम कमरे में खाना पहुंचा के निकल रहा था कि तभी धीरज ने अपनी प्लेट पूरी ताकत से उसके ऊपर फेंक दी। क्रोकरी की प्लेट टूटकर विक्रम के चेहरे पर कई जगह चुभ गई और खून की बूंदें उसके चेहरे पर नजर आने लगी। धीरज उठकर उसके पास आया और धीरे से कहा, सॉरी, जमीन पर पानी गिरा हुआ था इसलिए पैर फिसल गया। उद्धरण, विक्रम जानता था ये उसका बहाना है। उसने गुस्से में धीरज के कंधे को धक्का दिया। धीरज ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। हाथ छुड़ाकर धीरज आगे आगे भागा और विक्रम उसके पीछे भागा। कुछ कैडेट्स ने उठकर विक्रम को पकड़ने की कोशिश की तो वो चिल्ला पड़ा, बच्चों की तरह ये छोटे मोटे हथकंडे छोड़ दे धीरज। दुश्मनी निभानी है तो एक फौजी की तरह निभा। चल बाहर ग्राउंड में, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। उद्धरण, धीरज ने मासूम बनते हुए कहा, कैसी दुश्मनी? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? गलती से तुम पर प्लेट गिर गई, इस बात के लिए मेरी जान लोगे क्या? शोर सुनकर कमांडर और बाकी सब भी बाहर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? कमांडर ने गरजते हुए पूछा। धीरज ने फिर से मासूमियत दिखाते हुए बताया, पता नहीं विक्रम को क्या हो गया सर। जमीन पर पानी फैला हुआ था तो मेरा पैर फिसल गया और मेरी प्लेट विक्रम के ऊपर गिर गई। मैंने तो माफी भी मांगी लेकिन ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ने लगा और कहने लगा कि मैं इसका दुश्मन हूँ और हमें आपस में लड़ाई करनी चाहिए। उद्धरण, कमांडर ने बाकी कैडेट्स की तरफ देखा। तुम सभी लोग यहीं पर थे? धीरज जो कह रहा है ऐसा ही हुआ था क्या? कैडेट्स ने विक्रम को धीरज के पीछे भागते देखा था। वो कमांडर की नफरत भी जानते थे और धीरज की पहुंच भी। सभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। गुस्से में विक्रम को देखते हुए कमांडर ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरे कैंप में रोज कोई ना कोई तमाशा हो जाता है। ये एक मिलिट्री यूनिट है, कोई सकस नहीं। तुम जैसे कैडेट्स जो अपने साथी पर हमला करते हैं यहाँ नहीं रह सकते। कल सुबह अपना सामान लेकर कैंप के पीछे बने स्टोव में शिफ्ट हो जाना। किसी को तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। उद्धरण, 1 मिनट। साक्षी की बुलंद आवाज में कमांडर को चुप कर दिया। कमांडर ने चिकर साक्षी की तरफ देखा और कहा, कैंप के कमांडर की हैसियत से मैं कैडेट्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ भी फैसला ले सकता हूँ। उद्धरण, धीरज और विक्रम की तरफ देखते हुए साक्षी ने कहा, झगड़ा 2 लोगों का हुआ है। ठीक से जांच किए बिना सिर्फ एक को सजा देने का फैसला सही नहीं होगा। उद्धरण, उसने कैडेट्स की टेबल की तरफ इशारा किया। वहां की जमीन बिल्कुल सूखी है, कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं है। पानी पर पैर फिसलने का सवाल ही नहीं उठता। उद्धरण, फिर उसने विक्रम के चेहरे की तरफ उंगली उठाई। ये चोट देख रहे हैं? गलती से हाथ से गिरी हुई प्लेट इतनी गहरी चोट नहीं छोड़ सकती। ऐसा घाव तभी बनता है जब बहुत जोर से प्लेट फेंकी गई हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ कमांडर? विक्रम जानता था ये धीरज की साजिश थी। ज्यादातर कैडेट्स के चेहरे पर उसके लिए थोड़ी सहानुभूति नजर आई, पर विक्रम को सबसे ज्यादा हैरानी हुई जब साक्षी ने उसका पक्ष लिया। साक्षी की बात से कमांडर इनकार नहीं कर पाया तो उसने बात को दबाने के लिए विक्रम से कहा, तुम जाकर अपने घाव पर दवा लगाओ और बाकी सब अपना खाना खत्म करके बैरक्स में जाओ। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा, उसके बाद ही फैसला होगा। उद्धरण, आगे बढ़कर साक्षी ने विक्रम को निर्देश दिया, तुम मेरे साथ आओ। उद्धरण, विक्रम को लेकर वो मेडिकल रूम में पहुंची। दवा का डब्बा निकालकर उसने विक्रम को अपने सामने बिठा लिया और उसके घाव साफ करने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल विक्रम के सामने था। एक नई अनजान सीनियर ऑफिसर की आंखों में अपने लिए फिक्र और नमी देखकर विक्रम की हैरानी और उलझन बढ़ गई। क्या मैं आपसे पहले मिला हूँ? आखिर उसने पूछ ही लिया। तुम्हें क्या लगता है? मेजर साक्षी की भारी आवाज से बिल्कुल अलग आवाज ने विक्रम को चौंका दिया। अनजाने में उसका हाथ साक्षी के चेहरे की तरफ बढ़ा। साक्षी पीछे को हो गई और मुस्कुराने लगी। इतनी देर लगा दी पहचानने में? तुमने तो मुझे निराश कर दिया। उद्धरण, विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आप? लेकिन कैसे? ये आवाज, ये चेहरा, सब कुछ अलग क्यों है? साक्षी के वेश में करिश्मा ने अपने चेहरे को छुआ। सिलिकॉन का मास्क है और आवाज बदलना हमें सिखाया जाता है। मैं नहीं चाहती थी यहाँ मुझे कोई और पहचाने, इसलिए ये सब करना पड़ा। उद्धरण, खुशी के मारे विक्रम ने करिश्मा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं बात नहीं सकता, आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। मुझे लगा था अब 2 साल बाद ही आपसे मिल पाऊंगा। क्या आप यहाँ भी किसी मिशन पर आई हैं? मुस्कुराते हुए करिश्मा ने अपना हाथ छुड़ाया। भूल गए, मिशन के बारे में किसी को बताते नहीं है। तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उद्धरण, करिश्मा डब्बा वापस रखने के लिए उठी तो विक्रम भी उठ खड़ा हुआ।
वो करिश्मा को गले लगाना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं करिश्मा नाराज ना हो जाए। अपने अरमानों पर काबू पाकर किसी तरह उसने खुद को रोका। आने वाला समय विक्रम के लिए बहुत आसान हो गया। करिश्मा की मदद से जंगल में उसने गन चलाने की खूब प्रैक्टिस की। बाकी ट्रेनिंग के लिए भी करिश्मा की मदद से वो न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि दिमाग को भी मजबूत करने में कामयाब हो गया। जब 3 महीने खत्म होने का वक्त आया तब तक विक्रम आंख बंद करके सिर्फ आहट सुनकर निशाना लगाना सीख गया था। जब ट्रेनिंग का सिर्फ 1 हफ्ता बचा था तो एक दिन अचानक कैंप में कर्नल पठानिया आ पहुंचे। कमांडर ने उन्हें सैल्यूट मारा और कहा, सॉरी सर, आपकी विजिट के बारे में ऑफिस से कोई खबर नहीं आई, इसलिए आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। पठानिया ने कैडेट्स की ओर देखा। मैंने सोचा चेक कर लूँ इस बार तुम्हारे कैंप में कोई हीरा है क्या, काफ़ी वक्त से एक अच्छा शूटर ढूंढ रहा हूँ। उद्धरण। उनके कहने पर कैडेट्स के लिए शूटिंग का मुकाबला किया गया। विक्रम की एकाग्रता और निशाने से जहां पठानिया बहुत खुश हुआ, वहीं कमांडर और बाकी कैडेट्स हैरान रह गए। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं और अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो मेजर साक्षी भी मेरे साथ वापस जाएंगी, पठानिया ने ऐलान किया। कुछ ही देर में वो तीनों गाड़ी में बैठकर ट्रेनिंग कैंप से निकल गए। कौन था पठानिया, कहाँ लेकर जा रहा था विक्रम को? तो दोस्तों सुनिए, आयरन मैन के साथ एप 10 पहले मिशन की तैयारी। वहां से गाड़ी के चलते ही करिश्मा ने पठानिया से पूछा, आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, जल्दी कैसे आ गए? पठानिया ने जवाब दिया, तुमसे मिलने की जल्दी थी। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह। विक्रम ने कनखियों से पठानिया की तरफ देखा। लंबा कद, गोरा रंग जो इस वक्त धूप से थोड़ा लाल हो गया था, आकर्षक चेहरा और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का धूप का चश्मा। वर्दी से उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व में 4 चांद लग रहे थे। विक्रम को उन्हें देखकर थोड़ी जलन महसूस हुई। करिश्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपकी मदद के लिए थैंक यू, आपकी वजह से काम हो गया। उद्धरण। पठानिया ने उसका गाल थपथपाया, अब असली चेहरा दिखा दो, मुझे लग ही नहीं रहा मैं अपनी करिश्मा से बात कर रहा हूँ। उद्धरण। ये सब देख सुनकर विक्रम चलकर राख हो गया। आखिर कौन था ये पठानिया, और करिश्मा इसके साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रही थी? तभी पठानिया की नज़र विक्रम पर गई। उसका गुस्सा देखकर पठानिया को थोड़ी हैरत हुई। करिश्मा ने जब विक्रम की आंखों में गुस्सा देखा तो उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाया। एकदम से विक्रम शांत हो गया। करिश्मा ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा, फिर अपने बैग से टिश्यू निकालकर चेहरे को अच्छी तरह साफ किया। इतने महीनों बाद करिश्मा का असली चेहरा देखकर विक्रम उस पर से नजरें नहीं हटा पाया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विक्रम को अपनी ओर एकटक देखते पाकर करिश्मा का चेहरा लाल हो गया। पठानिया ने गर्दन झुकाकर उसकी तरफ देखा, तुम वही करिश्मा हो न? शर्माने कब से लगी? उसके बाजू पर हल्के से चपत लगाते हुए करिश्मा ने कहा, बस करो भैया, मुझे परेशान मत करो। उद्धरण। भैया शब्द सुनते ही विक्रम का चेहरा खिल गया। करिश्मा हल्के से हंस पड़ी। पठानिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उसे लगता था कि करिश्मा को अपना मंगेतर धीरज बिल्कुल पसंद नहीं है। जब करिश्मा ने इस कैंप में आने के लिए उससे मदद मांगी तो उसे लगा दोनों के बीच दूरियां कम हो गई है, लेकिन इस वक्त जो कार में हो रहा था ऐसा तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसकी कड़क फौजी बहन के दिल में किसी लड़के ने जगह बना ली थी। पठानिया को इस बात से बहुत खुशी हो रही थी। करिश्मा के कहने पर जब उसने विक्रम के लिए ट्रेनिंग कैंप में आने का इंतजाम किया था तो पहले उसने विक्रम के बारे में पता लगाया था। सीधा साधा गांव का लड़का धीरज की वजह से सजा भुगत रहा था। अनजाने में उसने करिश्मा के मिशन में मदद की थी और खतरनाक आतंकवादियों को सिर्फ छुरी से मार गिराया था। मेडल और प्रमोशन उसका हक था। ट्रेनिंग का इंतजाम पठानिया ने इसलिए किया था क्योंकि करिश्मा को यकीन था उसे तराशा गया तो विक्रम बहुत अच्छा एजेंट बन सकता है, और इसीलिए आज वो विक्रम को स्पेशल ब्यूरो की खास ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहा था। पहाड़ी रास्तों से होती हुई गाड़ी एक सुरंग में घुस गई। जब वो बाहर निकले तो चारों तरफ इतना घना जंगल था कि 100 मीटर से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। करिश्मा ने विक्रम को बताया, ये एक खुफिया कैंप है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, यहाँ तुम्हें एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। उद्धरण। गाड़ी रुकते ही पठानिया उतर गया और करिश्मा से कहा, तुम इसी कार को लेकर वापस चली जाना। जवाब दिया, विक्रम की फिक्र मत करो। जब दोनों अकेले रह गए तो विक्रम ने पूछा, आप साथ नहीं आएंगी तो हमारा काम? करिश्मा में इनकार में से हिलाया, मुझे वापस जाना होगा, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ कमांडर या धीरज जैसे लोग नहीं होंगे। मीटिंग की जगह या पूरा ध्यान लगाकर ट्रेनिंग लेना, याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मौका नहीं मिला तो उद्धरण। एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। विक्रम ने दिल पर हाथ रखकर कहा। करिश्मा के गालों पर लाली बिखर गई और उसकी आवाज एकदम
नर्म पड़ गई। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बस इतना याद रखना कि ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तुम इस काबिल बन जाओगे कि मिशन में मेरा साथ दे सको। गेस्ट हाउस उद्धरण, आपका साथ देने के लिए मैं अपनी की जान लगा दूंगा। विक्रम की आंखों में सच्चाई थी। करिश्मा ने गर्दन हिलाई और कैंप के बारे में उसे थोड़ी और जानकारी दी। कार बेसमेंट से जैसे ही विक्रम कार से उतरने लगा उसने कहा, और सुनो, ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं। अगर तुमने किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं दरवाजे से अंदर जाते ही उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा है, तीनों तरफ दुकानें, मैं आपका इंतजार करूंगा। उद्धरण, करिश्मा भीगी आंखों से उसे गेट की तरफ जाता देखते रही, फिर गाड़ी घुमाकर वहां से निकल गई। का रास्ता दिखाया। चारों तरफ घना जंगल था, फिर भी विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी की नजर है। टॉयलेट के अंदर थोड़ी आगे बढ़कर वो रुक गया और इधर उधर देखने लगा। गेट पर सिर्फ एक गार्ड खड़ा था। 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद विक्रम ने दाईं ओर पेड़ों के झुरमुट की तरफ देखा। पत्तियों की आवाज वहीं से आई थी। मतलब बम की पेटी। वो गार्ड के पास गया और धीरे से बताया, मेरे दाईं तरफ के पेड़ों से कोई हम पर नजर रख रहा है। अगर साथी है तो ठीक है, वरना वो दुश्मन है। रामखोरों ने क्या किया कि पूरा यूनिट तबाह हो गया। गार्ड ने गर्दन हिलाई और उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। विक्रम समझ गया कि वहाँ कोई कैंप का आदमी ही था। उसके जाने के बाद गार्ड ने सीटी बजाई। पेड़ से एक आदमी ने झांक कर देखा। अचानक उसे पता चल गया। गार्ड ने कहा, आदमी मुंह बनाकर नीचे कूद गया। या तो वो बहुत तेज है या मुझ में कमी है, मैं न समझ होगा। उद्धरण, तारांकन, ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग कैंप के 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए, फिर भी विक्रम को वहाँ बीते एक भी दिन का दुख नहीं था रहा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा था और हर दिन खुद को पहले दिन से बेहतर बनाया था। धीरे से दरवाजे आज कैंप में आने के 6 महीने बाद वो अपने साथियों के साथ कैंप कमांडर और पठानिया के सामने खड़ा था। सबके चेहरों पर मुस्तैदी और दृढ़ता थी। तनकर खड़े सभी सैनिक एक से बढ़कर एक थे। आज उनका आखिरी टेस्ट था। बिना किसी हथियार के उन्हें बाहर से बुलाई गई एक टीम के साथ मुकाबला करना था। यकीनन ये जीतने के लिए उन्हें 2 मिनट तक इस मुकाबले में खड़ा रहना था। जब टीम को बुलाया गया तो उन्हें पता चला कि ये स्पेशल ब्यूरो की बेहतरीन टीम थी। हो सकता है उसके कैंप कमांडर ने ऊंची आवाज में कहा, अब एक एक करके आपको आगे आना है और मुकाबला करने के लिए इस टीम के एक मेंबर को चुनना है। उधर देखा। उद्धरण, 3 लोगों के बाद जब विक्रम का नंबर आया तो उसने बिना टीम की तरफ देखे कैंप कमांडर से कहा, आप जिसके साथ चाहे मेरा मुकाबला करवा सकते हैं। शिकार को छोड़ भी नहीं सकता उद्धरण, था। स्पेशल ब्यूरो की टीम को उसका ये अहंकार अच्छा नहीं लगा, लेकिन कमांडर और पठानिया उसके आत्मविश्वास का कारण जानते थे। विक्रम के साथ मुकाबला करने के लिए शांतनु को भेजा गया। शांतनु ब्यूरो की नंबर 1 टीम का नंबर 1 एजेंट था। कैंप कमांडर के चुनाव पर टीम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि शांतनु के सामने किसी का भी टिक पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2 मिनट के बाद जब कमांडर ने मुकाबला बंद करने की सीटी बजाई तो टीम ही नहीं, शांतनु भी विक्रम का कायल हो चुका था। अपने कटे हुए होंठ पर से खून पहुंचते हुए शांतनु ने कमांडर से कहा, मुझे ये लड़का अपनी टीम में चाहिए। जैसा कि उसने सोचा था। उद्धरण, पठानिया ने हंसते हुए जवाब दिया, देखेंगे, अभी तो इसे मेरे साथ जाना होगा। उद्धरण, जब दोनों बाकी सबसे दूर आ गए तो पठानिया ने संजीदगी से पूछा, इतने महीनों तक तुम सबको हर तरह के हथियार और बॉम्ब्स की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन आज आखिरी मुकाबला बिना किसी हथियार के था, जानते हो क्यों? इंतजार कर रही हूँ। नहीं सर, विक्रम ने सरलता से कहा। पठानिया ने समझाया कि स्पेशल ब्यूरो में अपनी टीम के अलावा कोई नहीं जानता कि कौन सा सैनिक किस हथियार या पराक्रम का एक्सपर्ट है। ये वही आदमी इतनी बड़ी ट्रेनिंग यूनिट में सभी टेस्ट अकेले लिए जाते हैं, सिवाय इस आखिरी राउंड के। बाकी सभी टेस्ट में भी तुम सबसे आगे हो, और इस राउंड के बाद मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम स्पेशल ब्यूरो के मेंबर बन गए हो। जल्दी से उद्धरण, विक्रम ने पठानिया को एक जबरदस्त सलूट किया। पठानिया ने उसका कंधा थपथपा कर कहा, मुझे अपनी छोटी बहन की पसंद पर गर्व है। वैसे क्या तुम जानते हो करिश्मा किस यूनिट के लिए काम करती है? बताया कि विक्रम नहीं सर, विक्रम ने फिर से वही जवाब दिया। पठानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, जानना चाहोगे? नहीं सर। उद्धरण, पठानिया ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल सही फैसला। और यहाँ सीसीटीवी जो चीज तुम्हें बताई ना जाए उसके बारे में जानने की कोशिश मत करना। बताना होगा कि विक्रम, हर तरह की ट्रेनिंग में तुम खरे साबित हुए। अलग अलग तरह के वाहन चलाना तुमने सीख लिया। बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग भी मिल गई। बस एक चीज है जिस पर तुम्हें काम करना है। जहाँ सारे रेस्टोरेंट, एक एजेंट को कम से कम 3-4 भाषा आनी चाहिए। कैंप में जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनसे जितना सीख सकते हो सीखने की कोशिश करना। बाथरूम के बाहर अभी तुम्हारे पास कुछ दिन है, जल्दी ही तुम्हें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। की तरफ देखा। उद्धरण, जब अपने कमरे से पठानिया ने करिश्मा को फोन किया तो दुखी आवाज में कहा, तुम्हारा लड़का तो फेल हो गया करिश्मा। इससे पहले आज आखिरी मुकाबले में वो शांतनु के आगे नहीं टिक पाया। लड़ाई में उसकी टांग टूट गई। ब्यूरो में तो क्या अब उसका फौज में रहना भी मुश्किल है। मारना शुरू कर दिया। उद्धरण, दूसरी तरफ करिश्मा हंसने लगी। झूठ इतना बोला करो भैया जिसमें तुम्हारी जुबान ना लड़खड़ाए। भाषा समझ पा रहे थे। उद्धरण, क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बाथरूम पठानिया ने चौंकने का
नाटक किया। बिल्कुल ना, आपकी आवाज में उतना दर्द था जितना होना चाहिए और अपने 3 जगह पॉज लिया। उसके वहां करिश्मा ने साफ बता दिया। पठानिया हंस पड़ा, तुम बहुत पक्की एजेंट हो, सही पकड़ा तुमने। के पैरों के पास विक्रम अब ब्यूरो का हिस्सा बन गया है। अच्छा ये बताओ, उसे यहाँ तक लाने के लिए मुझे क्या मिलेगा? आपको शाबाशी मिलेगी ब्यूरो से। आखिर आपने एक हीरे को तराश कर ब्यूरो तक पहुंचाया है, लेकिन हाँ, आप चाहें तो उसे ढूंढने के लिए मुझे इनाम दे सकते हैं। करिश्मा ने चुटकी ली। पठानिया ने लंबी सांस लेकर कहा, बहुत लालची हो तुम। उद्धरण तारांकन। करीब एक हफ्ते बाद विक्रम को कैंप कमांडर के ऑफिस से बुलावा आया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से शांतनु की आवाज आ रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ा मिशन है कमांडर। उद्धरण इसके लिए नए लड़के को कैसे ले जा सकते हैं? ट्रेनिंग अलग बात है, लेकिन उसे ग्राउंड की प्रैक्टिस नहीं है। खून खराबा देखकर अगर उसके हाथ कांपने लगे तो हम क्या करेंगे? शांतनु भी दौड़कर कमांडर ने उसे समझाने की कोशिश की, इस वक्त हमारे पास उससे अच्छा निशाना लगाने वाला एजेंट नहीं है। तुम्हारी टीम के पिछले एजेंट के घायल होने के बाद किसी न किसी को तो टीम में शामिल करना ही है। इशारा करना। उद्धरण शांतनु ने जोर देकर कहा, टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन टीम में सिर्फ एक निशानेबाज होता है। उनकी खुशकिस्मती उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको पता है? क्या एक नया लड़का वो जिम्मेदारी उठा पाएगा? तभी कमांडर को विक्रम की मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने विक्रम को अंदर आने का इशारा किया। अंदर जाकर विक्रम ने कमांडर को सैल्यूट किया। क्या तुम्हें भी लगता है तुम टीम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो? कमांडर ने पूछा। तैयार हूँ सर, विक्रम ने कड़क जवाब दिया। पर शांतनु को अब भी यह फैसला ठीक नहीं लग रहा था। अब से पहले तुमने कभी असली दुश्मन को देखा है? उसने पूछा। बॉर्डर पोस्ट से ट्रेनिंग कैंप में आ गए थे, जानते भी हो जंगल में दुश्मन का सामना करना क्या होता है। घने पेड़ों के बीच में छुपे दुश्मन को ढूंढकर गोली चलाने के लिए तेज आंखें, शांत दिमाग और सही निशाना चाहिए होता है, और किसी की जान लेने के लिए मजबूत दिल है तुम्हारे पास। विक्रम उन्हें नहीं बता सकता था कि करिश्मा के साथ जंगल में वो आतंकवादियों का सामना कर चुका है। कमांडर ने टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है शांतनु, अब विक्रम तुम्हारी टीम में आ रहा है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वजह से दुनिया विक्रम मेरे कैंप का सबसे अच्छा निशानेबाज है और विक्रम से मैं उम्मीद करूंगा कि अपने इस हुनर को वो असली दुश्मन के सामने भी कायम रखेगा। कोशिश की, उद्धरण मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर, विक्रम ने पूरे जोश के साथ कहा। कैंप कमांडर की बात सुनकर शांतनु को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने विक्रम की तरफ देखा। बुरा मत मानना, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे शक नहीं है, पर तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे अपने टीम मेंबर्स की फिक्र हो रही थी। टीम के हर मेंबर के ऊपर बाकी लोगों की जिंदगी निर्भर होती है। अपने देश लेकर जाएंगे। उद्धरण विक्रम ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। मैं समझ सकता हूँ, एक बार टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो अनुभव भी हो जाएगा। बुलावा दे रहे हो। उद्धरण शांतनु उसे लेकर कैंप के उस हिस्से में गया जहाँ उसकी टीम अभ्यास कर रही थी। उद्धरण साथियों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, उसने ऊंची आवाज में कहा। पहले मुस्तफा राघव नाम के एक पहलवान जैसे सैनिक ने खुश होकर पूछा, मिशन पर जाना है? बल्कि पूरी दुनिया पर शांतनु ने सबकी तरफ देखा। मिशन की तैयारी करो और इस बार मिशन में हमारा निशानेबाज होगा एजेंट विक्रम चौहान। कि वो लोग जो कह रहे हैं वो करके राघव ने विक्रम को देखकर आंख मारी। ये तो वही है जिसने हमारे बॉस के साथ मुकाबला किया था। ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। शांतनु ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अब हम दोनों एक ही टीम में होंगे। शांतनु अकेला गेस्ट हाउस गौरव नाम के दूसरे एजेंट ने गंभीरता से पूछा, विक्रम अगर तुम्हारा निशाना उतना ही दुरुस्त है जितनी तुम्हारी फाइट तो ठीक है, जा रहे हो, वरना हमारी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। उद्धरण शांतनु ने गौर से विक्रम को देखते हुए कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। वापस लेकर जाओ। इस बार हमारा सामना बहुत खतरनाक दुश्मन से है। उद्धरण क्या था विक्रम का पहला मिशन? कौन था ये खतरनाक दुश्मन? क्या विक्रम उससे अपनी टीम को बचा पाएगा? तो दोस्तों आगे क्या होगा सुनिए आयरन मैन के साथ। Ape-11 आत्महत्या। टीम के सभी लोग मिशन के बारे में जानने को उत्सुक थे। कमरे में अचानक से एक नए जोश और स्फूर्ति का माहौल बन गया था। राघव ने पूछा, जाना कब है? शांतनु ने जवाब दिया, हमारे पास 2 दिन है तैयारी करने के लिए। अपनी फिटनेस पर काम करो, अपने हथियार चेक करो, खुद को पत्थर बना लो। उद्धरण यस बॉस। विक्रम के अलावा सभी ने एक साथ कड़क आवाज में कहा। शांतनु ने वहें उठाकर विक्रम की ओर देखा। यस बॉस, उसकी आवाज सबसे ऊंची थी। शांतनु ने लंबी सांस लेकर कहा, तुम सबको तो पता है, लेकिन विक्रम नया है, इसलिए बताता हूँ मिशन पर कहाँ जाना है और किसका सामना करना है। ये जाने से 2 घंटे पहले ही बताया जाएगा। उनके पास था नहीं। सुरक्षा और सीक्रेट जानकारी के लिए ऐसा करने का रूल है। अगले 2 दिन तुम लोग सिर्फ खुद पर ध्यान दोगे। मेरी टीम नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहनी चाहिए। खाना पीना और प्रैक्टिस, इसके अलावा किसी चीज पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। मत भूलो कि तुम स्पेशल ब्यूरो के मेंबर हो। इस बार सबके साथ विक्रम ने भी एक स्वर में जोश के साथ कहा, यस बॉस। अगले 2 दिन सुबह सूरज निकलने से पहले पूरी टीम अपनी प्रैक्टिस शुरू करती रही और दिन भर तरह तरह के अभ्यास करके अपने हर कौशल को और भी चमका लिया।
फिर तुम अपने क्या करोगे? हथियारों को उन्होंने उसका प्लान खोलकर हर समझकर तरह से अदिति ने चेक किया पूछा, जिससे मिशन के मेरी दौरान फिक्र मत किसी करो, तरह की मैं खराबी न तुम्हें हो। बॉर्डर के पार मिलूंगा। दूसरे दिन की विक्रम पूरी ने शाम कहा, उन्हें सोकर शांतनु गुजारनी थी परेशान क्योंकि हो रात गया, में सोने ये का जगह मौका नहीं हमारे मिलने वाला बॉर्डर था। जैसी नहीं है विक्रम। जाने से पहले तुम आखिरी बिना रात को किसी की विक्रम नजर अपने में कमरे आए में उस तरफ अकेला कैसे था। पहुंचोगे? उसने विक्रम बैग से ने अपने उन्हें माता अपना पिता प्लान की बताया। तस्वीर निकाली। उसमें बहुत ये खतरा तस्वीर था, तब लेकिन ली गई खतरा थी कार से जब जाने विक्रम में का ही फौज था। में सिलेक्शन हो गया था। आखिरकार बॉर्डर से करीब अपने 2 छोटे से किलोमीटर घर के पहले सामने एक वो सुनसान दोनों जगह साथ पर खड़े थे। विक्रम कार से उतर पीछे गया। ऊंचे पहाड़ों पर जमी हुई उतरते ही बर्फ वो धूप सड़क में के सोने एक की तरफ तरह की चमक बंजर रही जमीन थी, पर लेकिन तेजी उससे से कहीं दौड़ते ज्यादा हुए उस चमक जगह उसके की माता तरफ पिता बढ़ने के लगा, चेहरे जहां पर से थी। उसने दूसरी तरफ जाने फोटो का में भी फैसला वो किया अपने था। पिता की आंखों में नमी एक देख घंटे पा तक रहा था। लगातार दौड़ने के बाद अपने विक्रम बेटे को को लकड़ी अपना का सालों बना का पुल सपना नजर पूरा आने करते लगा। हुए देखकर उनका उसने सीना नक्शे गर्व में से देखा चौड़ा था हो कि गया ये था। छोटा सा पुल पहले विक्रम ने बॉर्डर के प्यार गांव से वालों के तस्वीर लिए पर हाथ बनाया गया फेरा। था, लेकिन माँ, आतंकवादियों बाबा के मुझे कब्जे आप के दोनों बाद का सारे आशीर्वाद गांव तबाह चाहिए। हो गए थे और सारे कल मैं रास्ते अपने बंद कर पहले दिए गए मिशन थे। पर जा रहा हूँ। अब इस पुल मैं पर नहीं पहले जानता के लिए हमें सिर्फ कहाँ 2 जाना लोग है, पर रहते जो थे। भी होगा मैं उसके लिए विक्रम पूरी पुल तरह के और तैयार नजदीक हूँ। जाने का रिस्क नहीं आप ले दोनों सकता का था। आशीर्वाद मुझे जरूर इसलिए कामयाब उसने अपने बनाएगा, हाथों लेकिन और बाबा घुटनों पर अगर चिपकने वाले बैंड अगर लगाएं किसी और वजह से पथरीली मैं खाई में वापस उतर नहीं गया। आया तो आप रोना मत धीरे और न धीरे ही माँ को सपाट रोने पत्थरों देना। पर चलते हुए वो पुल अपने तक शहीद पहुंच गया। बेटे को याद करके पहरा हमेशा देने ऐसे वाले ही दोनों मुस्कुराना। आदमी थोड़ी दूर उसे पर मौत बने का हुए डर टेंट नहीं के था। अंदर बैठे थे सिर और पर आपस कफन में बांध बातें कर करते जंग हुए पर कुछ खा जाने रहे वाले थे। सैनिक को हर संभावना इस के जगह लिए पर तैयार कोई रहना आता जाता चाहिए। नहीं था, इसलिए इसलिए वो उन्हें चाहता खास था कि परवाह एक नहीं बार थी। जाने से पहले अपने लकड़ी माता के पिता से तख्तों बात को कर पकड़ते पाता तो हुए अच्छा विक्रम ने होता, पर इस धीरे-धीरे सीक्रेट पुल कैंप के से कहीं दूसरी फोन तरफ नहीं जाना किया जा शुरू कर सकता दिया। था। अंधेरे तस्वीर की को वजह से संभाल कर दूर-दूर वापस रखने के तक बाद कुछ विक्रम नजर ने नहीं आ करिश्मा रहा के था। बारे में सोचा। दूसरे अब तक किनारे वो पर जान भी पहुंचकर होगी कि विक्रम विक्रम फिर को से खाई के स्पेशल टीम अंदर का चलते हिस्सा हुए पुल बनाया से गया दूर है। होने लगा। काश वो एक बार आखिरकार जब करिश्मा वो को बाहर देख निकला पाता। और समय देखा इन्हीं तो ख्यालों में डूबा कजाकिस्तान विक्रम पहुंचने में खिड़की के उसे पास 3 खड़ा घंटे था। लग गए तभी थे। तेजी अब से उसे कमरे का जल्दी से दरवाजा जल्दी खुला तय और की जगह राघव पर दबे अपने पांव अंदर साथियों से आया। मिलना था। आते ही क्या उसने विक्रम के दरवाजा साथी बंद कर दिया मुस्तफा और के साथ अपनी बैग बॉर्डर से क्रॉस छुरी करने निकाल में कर विक्रम कामयाब पर हुए? तान दी। विक्रम चौंक कर उसकी तरफ आया। ये तुम क्या कर रहे हो? राघव आगे बढ़ा और उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर धीरे से कहा, टेबल की दराज से पेपर और पेन निकालो। राघव ये सब। विक्रम ने बोलने की कोशिश की, लेकिन राघव ने मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। रूखी आवाज में उसने विक्रम से कहा, चुप मतलब चुप। जो कह रहा हूं वो करो वरना। उसने छुरी विक्रम की गर्दन के पास रख दी। विक्रम को डर नहीं था, पर अपनी टीम के एक मेंबर का ये रूप उसे समझ नहीं आ रहा था। धीरज की तरह राघव की उससे तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर वो चाहता क्या था? सोच क्या रहे हो? निकालो पेन और पेपर। राघव गुर्राया। तिरछी नजरों से छुरी को देखते हुए विक्रम ने उठकर पेपर निकाला और हाथ में पेन ले लिया। राघव ने उसके माथे पर छुरी रख दी। अब एक सुसाइड नोट लिखो। क्या? विक्रम को विश्वास नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। गौरव ने दांत पीसते हुए कहा, लिखो कि तुम अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हो और तुम्हारी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, साथ में ये भी लिखना कि तुम। उसकी बात काटकर विक्रम ने गुस्से से पूछा, ये क्या बकवास है? मैं क्यों लिखूं ऐसा? क्योंकि तुम लायक नहीं हो हमारी टीम के। तुम जैसे नौसिखिए को टीम में शामिल करना शांतनु की गलती है। मैं उसे ये गलती नहीं करने दूंगा। तुम्हें रास्ते से हटाने का यही तरीका है। राघव ने नफरत से उसे देखा। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब तक राघव ही सबसे ज्यादा हंसी मजाक करता था। उसी ने विक्रम का सबसे ज्यादा गर्मजोशी से टीम में स्वागत किया था। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर विक्रम सकते में आ गया। लिखो। राघव ने छुरी की नोक उसके माथे पर चुभाते हुए कहा। विक्रम ने लिखना शुरू किया। एक लाइन लिखने के बाद अचानक उसने अपनी टांग पीछे को मोड़कर राघव को धक्का दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना विक्रम पलटकर उस पर कूद पड़ा। राघव के नीचे गिरते ही छुरी राघव के हाथ से छूटकर दरवाजे की तरफ जा गिरी। इतने में दरवाजा खुला और शांतनु ने अंदर कदम रखा। उसने पहले अपने पैरों के सामने पड़ी छुरी को देखा, फिर गुत्थम गुत्था हुए राघव और विक्रम को देखते ही उसे सारा मामला समझ आ गया। गुस्से में दांत पीसते हुए उसने राघव से कहा, तुमने फिर से कोई शरारत की? विक्रम की गिरफ्त में अचानक राघव हंस पड़ा। विक्रम ने असमंजस में उसे देखा। शांतनु ने आगे आकर उन दोनों को अलग किया। खड़े होकर विक्रम ने अपने कपड़े झाड़े और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? राघव ने आंख मारते हुए कहा, थोड़ा सा तड़का लगा रहा था। ऐसा करने से मिशन के लिए जोश और बढ़ जाता है। शांतनु ने विक्रम को बताया, राघव की आदत है मजाक करने की, वो भी इस तरह कि सामने वाले को लगता है सब कुछ सच है। तुम्हें क्या बोला? राघव ने पूरा किस्सा को सुनाया। शांतनु ने गुस्से भरी नजर राघव पर डालने के बाद विक्रम से कहा, राघव का तरीका भले ही मजाक था, लेकिन उसकी बात सच है। हम जब भी किसी मिशन पर जाते हैं तो अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़कर जाते हैं। अगर मिशन के दौरान हमारी जान चली गई तो उसका कारण किसी को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यह सीक्रेट मिशन है। विक्रम, उस वक्त हमारी मौत को आत्महत्या बताया जाता है। विक्रम ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन और कोई सवाल पूछे बिना उसने सुसाइड नोट लिख दिया। करीब 1 घंटे बाद स्पेशल ब्यूरो की यूनिफॉर्म पहने सभी लोग कैंप कमांडर के ऑफिस में थे। उसकी कैंप कमांडर ने संजीदगी से उन्हें बताया, कुछ वक्त पहले हमारी एक बॉर्डर पोस्ट पर दुश्मन देश ने अचानक हमला किया और पूरी चौकी को जला डाला। उस हमले में हमारे 9 सैनिक शहीद हो गए थे।
हमारा ये मिशन उस हमले का जवाब है। ऑपरेशन अक्षय, अक्षय यानी जिसका विनाश न हो सके। हमें दुश्मन देश के पास ये संदेश पहुंचाना है कि वो न हमारे हौसले का विनाश कर सकते हैं, न हमारी एकता का। विक्रम समझ गया कि उसी चौकी की बात हो रही है जहां उसकी पहली पोस्टिंग थी। अपने पहले मिशन में पहली पोस्टिंग के साथ ही सैनिकों की निर्मम हत्या का बदला लेने का मौका मिलने की बात सोचकर विक्रम को जोश के साथ साथ सुकून भी महसूस हुआ। कमांडर ने आगे बताया, इस हमले के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया गया नहीं था। मीडिया को इसकी भनक भी नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट ने उनसे सवाल किया तो उनके प्रधानमंत्री ने किसी हमले से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अब यह फैसला लिया गया है कि इस गुपचुप हमले का जवाब हमें भी गुपचुप तरीके से देना होगा। इसलिए तुम लोग बहुत ही खामोशी से उन पर नजर रखोगे और मौका मिलते ही पूरी चौकी को उड़ा दोगे। जंगल में पहुंचकर विक्रम ने कैंप कमांडर ने प्रोजेक्ट पर एक नक्शा लगाया। ये है वो जगह जहां तुम्हें हमला बोलना है। हमारे बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये दुश्मन देश की एक बॉर्डर पोस्ट है। इसके बाद कमांडर ने उन्हें नक्शे पर वो सारे रास्ते दिखाए जहां दुश्मन का सख्त पहरा था और कुछ ऐसी जगह भी दिखाई जहां से निकलने का रास्ता बनाया जा सकता था। सब कुछ समझाने के बाद कमांडर ने शांतनु के कंधे पर हाथ रखा। बेस्ट ऑफ लक बॉयज, उजाला अंधेरे में जीत कर आना। शांतनु ने तनकर सैल्यूट मारा और कहा, जीत हमारी होगी सर। हमारे 9 साथियों का बदला हम जरूर लेंगे। उन्हें बता देंगे कि जो आग उन्होंने लगाई है उसमें वो खुद जल जाएंगे। राघव की आवाज में दृढ़ता थी। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है सर। वो कमांडर हम एक जान का बदला 10 जान से लेंगे। स्पेशल ब्यूरो के तरुण के बनाए कुछ खास गैजेट्स उन्हें दिए गए जो मिशन में उनके काम आ सकते थे। कुछ ही देर में 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार होकर कैंप से निकल गए। करीब 1 घंटे बाद पायलट ने उनसे कहा, आप सबको यहीं उसकी बात से बिना छोड़ सकता हूँ। इससे आगे गए तो हम दुश्मन के राडार पर आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर से एक मोटी रस्सी जमीन तक फेंकी गई। एक एक करके वो 5 रस्सी से उतर गए। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा रह गया। सबसे पहले उन्होंने अपनी चुस्त यूनिफॉर्म के ऊपर गिल्ली सूट पहना। जंगल के रंगों से बना ये सूट कपड़े की ढीली पट्टियों से ढका होता है जो हवा में पत्तों की तरह उड़ती है। ये जंगल के वातावरण में घुल जाता है और पहनने वाले को देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ढीली सूट पहनकर कंधे पर जरूरत के सामान का बैग टांगे, हाथ में गन लिए टीम बिना किसी आवाज के रात के अंधेरे में आगे बढ़ती रही। जब उनकी कलाई पर बंदी घड़ी पर एक हल्की सी बीप सुनाई पड़ी तो उन्हें पता चल गया कि वो अपनी मंजिल तक आ गए हैं। पर दूसरी तरफ रात को दिखाई देने वाले चश्मे पहनकर उन्होंने दूरबीन से बॉर्डर के पार देखा। सेना की चौकी साफ नजर आ रही थी। इस वक्त वहां सन्नाटा था पर गश्त लगाते हुए 2 सैनिक दिख रहे थे। उनकी जानकारी के अनुसार यहाँ 15 सैनिक तैनात थे। शांतनु ने घड़ी का एक बटन दबाया और कान पर लगे स्पीकर को ऑन करके कहा, अक्षय रिपोर्टिंग। हम शादी में पहुंच गए हैं। बारात सामने है। ओवर। उधर से जवाब आया, गुड। बारात पर नजर रखो, दूल्हे को दूर से देखो। शांतनु ने स्पीकर बंद करके टीम से कहा, पहले चरण में हम सिर्फ इन पर नजर रखेंगे। ये एक फौजी दिन रात एक आदमी का रूटीन पहचानना होगा। हमारी 5 मेंबर्स की टीम में सब अर्जुन हैं। किसी का ध्यान मछली की आंख से हटना नहीं चाहिए। क्या मतलब है समझे? चारों ने धीरे पर साफ शब्दों में कहा, यस बॉस। एक दूसरे से दूरी बनाकर सबने अपनी पोजीशन ले ली। दूरबीन वाला चश्मा आंखों पर लगाए वो जंगल में छुपकर बैठ गए। जब अंधेरे की चादर सिमटने लगी और दिन का उजाला फैलने लगा तो विक्रम ने देखा कि उनके 3 तरफ घना जंगल था और सामने की तरफ ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला। ये जगह उसकी चौकी से बहुत दूर थी। ये जंगल भी उतना गहरा नहीं था लेकिन बहुत दूर तक फैला था। उनकी यूनिफॉर्म की वजह से वो जंगल में घुल मिल गए थे। दुश्मन अगर दूरबीन से भी देखता तो उन्हें तब तक नहीं पकड़ सकता था जब तक उनकी तरफ से कोई हरकत न हो और उसके होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। जा सकती थी। टीम के सभी लोग बुद्ध की तरह बिना हिले घंटों तक रह सकते थे। आंखों में घबराहट यहाँ तक कि उन पर चींटियां और दूसरे कीड़े चढ़ने लग गए लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अगले 5 दिन तक सिर्फ कुछ घंटे सोकर बाकी सारा वक्त उन्होंने बिना हिले डुले चौकी के सैनिकों की एक हरकत अच्छी तरह समझ ली। सचमुच किसी उनकी दिनचर्या रोज एक जैसी थी। सुबह गार्ड बदलने के बाद एक परेड होती थी, फिर वो आसपास की जगह पेट्रोलिंग करते थे। हर सुबह 10 बजे एक गाड़ी आती थी जिसमें ताज़ा राशन लाया जाता था। समझ रहा था। पहले दिन अलग ड्राइवर आया था लेकिन उसके बाद 3 दिन तक कोई और आखिरी दिन फिर से अलग ड्राइवर था। अपने सीनियर्स के इसके अलावा बाहर का कोई आदमी चौकी पर नजर नहीं आया। 5वीं रात को शांतनु ने घड़ी का बटन फिर से दबाया, अक्षय रिपोर्टिंग मिलती रहेंगी तो बारात के लिए खाना लग गया है। उसे निर्देश मिला, तुम भी दावत का मजा लो, हर पकवान खाना, कुछ छोड़ना मत। शांतनु ने घड़ी के बटन से टीम को हरी बत्ती का सिग्नल भेजा। सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए। हमला आज होगा। तुम लोग 2-2 की टीम में 2 तरफ से आगे बढ़ो। तुम्हें बुलेट्स मैं सीधा जाऊंगा। एक गार्ड राउंड लेकर इधर से निकलता है, उसके बाद दूसरे के आने में 4 मिनट का वक्त लगता है।
2 दिन उन खाली 4 गन के मिनटों साथ में हमें ट्रेनिंग चौकी होगी, में फिर जब घुसना बाकी है। सबको राउंड्स गार्ड्स के को डिब्बे हाथों दिए से जाएंगे मारना तो है तुम्हें भी बिना मिलेंगे। आवाज किए। उन्हें बिना बात संभलने को का समझे मौका तुम नहीं किचन मिलना की ड्यूटी चाहिए। छोड़कर भाग उसके गए। बाद बैरक्स में तुम्हारी जाकर वजह से सीधे किसी को फायरिंग। खाना नहीं मिला, लेकिन सिर्फ गलती 2 मिनट तुम्हारी तक। है। फायरिंग बंद होते ही उद्धरण, मुड़कर वापस विक्रम ने मन दौड़कर ही मन आना है। सोचा, क्या मेरे मैं तुम अलावा कोई सबके इस निकलने काबिल के नहीं है बाद कि वहां एक टाइम ग्रेनेड का की खाना बारिश भी कर बना दूंगा। सके। पूरे मेरे आने ऑपरेशन से में पहले 6 ये मिनट लोग से क्या ज्यादा का करते वक्त थे? नहीं लगना लेकिन चाहिए। उसने ऐसा कुछ पूछा समझाने नहीं, के बल्कि बाद कमांडर शांतनु की ने इज्जत सबकी रखते तरफ हुए देखा, सिर किसी झुकाकर को कोई कहा, शक या मैं अपनी सवाल। गलती मानता हूं और नो आपको बॉस, विश्वास सबने दिलाता एक हूं कि साथ ऐसा कहा। दोबारा नहीं क्या होगा। मेरी टीम इस मिशन के लिए उद्धरण, तैयार है? कमांडर ने यस आदेश बॉस, दिया, सबने तुम्हारी कहा पहली सिवाय गलती विक्रम समझकर के। माफ कर रहा उसका हूं। जवाब था, नो आगे से बॉस। ध्यान रखना, विक्रम अब क्यों जाओ और मिशन का फटाफट हिस्सा रात नहीं के बनना खाने की चाहता था? तैयारी करो। क्या वो डर गया विक्रम था? के जाने के क्या बाद उसके बिना कमांडर ने राहत ऑपरेशन की सांस अक्षय ली। सफल सब हो कुछ अपने पाएगा? आप तो आसानी से दोस्तों सुलझ आगे गया क्या था, होगा तभी इस धीरज की रोमांचक आवाज ने कहानी उसे में? अपनी सुनिए मौजूदगी आयरन का मैन के एहसास साथ। दिलाया। आपको लगता नहीं ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। पहले धमकी दे रहा था, फिर माफी मांगने लगा। उद्धरण, कमांडर ने देखा तो बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए धीरज अपनी थोड़ी खुजा रहा था। एकदम से वो कमांडर की तरफ मुड़ा, आपको इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करना चाहिए था। पूरे कैंप को भूखा रखने की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। उद्धरण, कमांडर समझ गया कि धीरज बदला लेने की कोई तरकीब सोच रहा है। उसने पूछा, क्या करना चाहते हो तुम? धीरज उत्साहित हो गया, लड़के मैं तैयार कर लूंगा। आज की रात गलती का सबक सिखाने के लिए उसकी धुलाई होनी चाहिए। उद्धरण, कमांडर ने कहा, इतना मत मारना कि वो मर जाए। कमांडर के पास उसकी बात ना मानने का विकल्प नहीं था। धीरज ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना भी जालिम नहीं हूं कि उसे जान से मार दूं। धीरज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। कमांडर जानता था कि धीरज के लिए कोई भी हद पार करना बड़ी बात नहीं थी। अपने पिता की वजह से उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन इस वक्त वो कमांडर के कैंप में था और अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसे संभालना सबसे पहले कमांडर की ड्यूटी थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसी नौबत ना आए। धीरज मैदान में पहुंचा जहां कुछ कैडेट्स कसरत कर रहे थे। उनमें से एक के पास जाकर धीरज ने धीरे से पूछा, खाली पेट इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? धीरज को सभी जानते थे, इसलिए सब उससे अदब से पेश आते थे। कैडेट ने जवाब दिया, भूख तो लगी है पर क्या कर सकते हैं। पता नहीं चौहान रात का खाना भी बनाएगा या नहीं। उद्धरण, धीरज ने इशारे से 2 और कैडेट्स को अपने पास बुलाया, रात का खाना मिल भी जाए तो दोपहर के लिए विक्रम को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? ऐसे कैसे बिना कुछ कहे गायब हो गया? तुम लोगों के बारे में सोचा तक नहीं। उद्धरण, एक कैडेट ने पेट पर हाथ फिराते हुए कहा, हमसे ज्यादा कसरत तो चूहे कर रहे हैं पेट में। अगर पता होता विक्रम दोपहर को खाना नहीं देगा तो मैं सुबह और ज्यादा खा लेता। उद्धरण, धीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसा कर कहा, यह जरूरी है कि विक्रम को उसकी गलती के लिए सजा दी जाए। बिना कुछ कहे छोड़ दिया तो वो फिर से ऐसा कर सकता है। तुम तीनों कैंप में सबसे समझदार लगते हो, क्या तुम उसे सबक सिखाने में मेरा साथ दोगे? एक कैडेट ने घबराकर इधर उधर देखा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कमांडर को पता चला तो हमारी आफत आ जाएगी। उद्धरण, धीरज ने उसे समझाया, कमांडर भी भूखे हैं इसलिए वो खुद बहुत गुस्सा हैं, लेकिन वो ड्यूटी से बंधे हैं। उन्होंने मुझे इजाजत दी है इस काम की। उद्धरण, दूसरे को अब भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो? खुद विक्रम ने ही शिकायत कर दी तो हम फंस जाएंगे। अगर हमें कैंप से निकाल दिया तो क्या करेंगे? धीरज ने उन्हें लालच दिया, अब तुम तीनों मेरे साथ हो, कुछ भी करो तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। जानते हो ना मेरे पापा के बारे में, उनसे कहकर मैं तुम तीनों की इतनी बढ़िया पोस्टिंग करवाऊंगा कि तुम ऐश करोगे। मैं पापा से कहूंगा तुम तीनों को मेरे साथ ही रखें, क्योंकि अब तो हम दोस्त हैं ना। उद्धरण, धीरज की बातों में आकर तीनों उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। रात को डाइनिंग हॉल में खाना देखकर सभी उस पर टूट पड़े। विक्रम को अंदाजा था इसलिए उसने ज्यादा चीजें बनाई थी। कैडेट्स को भूखा रखने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। वैसे भी इनमें से एक भी कैडेट ऐसा नहीं था जिसने उसके साथ कोई हमदर्दी दिखाई हो, बल्कि सभी उस पर ताने कसते थे और मजाक उड़ाते थे। यही सोचकर विक्रम ने दोपहर के लिए किसी को कोई सफाई नहीं दी। खाने के बाद किचन और डाइनिंग हॉल को साफ करके विक्रम खिड़की के रास्ते जंगल में चला गया। जब तक बुलेट नहीं मिलती तब तक अपनी छुरी से तो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर ही सकता हूं। अंधेरे में दूर के एक पेड़ पर निशाना लगाते हुए उसने सोचा। कुछ घंटे बाद कैंप में सन्नाटा छा चुका था। ट्रेनिंग का मैदान सूना पड़ा था। पूरी वादी अंधेरे में डूब गई थी। हवा में पत्तियों की सरसराहट के साथ साथ कैंप में लगे झंडे के फड़फड़ाने की आवाज भी आ रही थी। पूरे दिन की मेहनत और रात के भारी खाने के बाद सभी कैडेट्स बेसुध होकर सोए पड़े थे, सिवाय 3 लोगों के। काले कपड़े पहने 3 लोग साए की तरह खामोश कदमों से किचन की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने अंदर से कोई आहट सुनने की कोशिश की। सब कुछ शांत पाकर वो धीरे से अंदर दाखिल हो गए और विक्रम के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे की खिड़की खुली थी लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था।
खाली बिस्तर के एक तरफ जमीन पर राशन की खाली बोरियां पड़ी थीं और दूसरी तरफ अनाज के बड़े बड़े ड्रम रखे थे। एक कैडेट ने कहा, इस वक्त कहाँ चला गया? किसी ने उसे हमारे प्लान के बारे में बता तो नहीं दिया? दूसरे की आवाज़ आई, हम तीनों के अलावा सिर्फ धीरज और कमांडर इस प्लान के बारे में जानते हैं। उन दोनों में से कोई विक्रम को आगाह करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्धरण। तीसरे ने सलाह दी, कहीं भी गया हो वापस तो यही आएगा। हम छुपकर इंतजार करते हैं। उद्धरण। रात के करीब 2:30 बजे विक्रम खिड़की से अंदर कूदा। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, ड्रम के पीछे से निकलकर 3 लोगों ने चावल की खाली बोरी उस पर डाल दी और बोरी के मुंह पर कस के रस्सी बांधकर उसे कैद कर लिया। फिर तीनों ने बोरी पर हमला बोल दिया और डंडों से विक्रम को बेतहाशा मारने लगे। अंधेरे कमरे में बोरी में बंद विक्रम को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। न उसे कुछ दिखाई दे रहा था, न सुनाई दे रहा था। इतनी जगह भी नहीं थी कि वो अपने सिर को हाथों से ढक पाता। तभी डंडे का एक तेज प्रहार उसके सिर पर हुआ और विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अचानक हुए इस हमले से विक्रम खुद को बचा पाएगा या धीरज की चाल का शिकार हो जाएगा? क्या होगा इस हमले का अंजाम? सुनिए आयरन मैन के साथ।